कोरबा जिला शुरू करते हैं। कोरबा जिला आपका बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। अगर मैप में इसको देखें हम तो ये जिला आपको कुछ इस तरीके से लोकेट करेगा। देख लीजिए, ये जिला अपने चारों तरफ अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी ये पूरी तरीके से लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कैसा है? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखिएगा। कोरबा जिला किस संभाग का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग। सबसे पहले मैप में ये देखेंगे कि इसके सराउंडिंग्स में अन्य कौन कौन से जिले हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर की तरफ, तो उत्तर में आपको पकड़ना है एक तो आपका सरगुजा, ये उत्तर में आपको एक तो पकड़ना है सरगुजा जिला, दिख रहा होगा मैप में आपको। दूसरा आपको दिख रहा है सूरजपुर जिला। तीसरा आपको पकड़ना है कोरिया, और चौथा आपको पकड़ना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिली, भरतपुर, यानी एमसीबी जो जिला है हमारा। ये चार जिले नॉर्थ की तरफ इसमें लोकेट कर रहे हैं, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वेस्ट में आपको दो जिले देखने को मिल जाएंगे, खासकर एक जिला प्रमुख रूप से, ये आपका है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम जो हमारा जिला है, ठीक है। साउथ की तरफ बात करें तो साउथ ये हमारा हो गया ईस्ट, देखिए सॉरी साउथ वेस्ट में हमारा है बिलासपुर, ठीक है। साउथ में बात करें प्रॉपर साउथ में तो ये हमारा हो गया जांजगीर चांपा, और साउथ ईस्ट की तरफ बात करें तो ये हो गया हमारा शक्ति, और प्रॉपर ईस्ट की तरफ बात करें तो ये हमारा हो गया रायगढ़। यानी ये जिला जो है एक तो लैंड लॉक्ड है, दूसरा अपने सराउंडिंग के 9 जिलों से घिरा हुआ है। ये पूरे 9 जिले आपको दिमाग में रहने चाहिए। सरगुजा संभाग के 4 जिले, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिली, भरतपुर, एमसीबी। बिलासपुर संभाग के कौन कौन से जिलों से घिरा हुआ है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, चांपा, शक्ति और रायगढ़, मतलब बीचों बीच है। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तो लैंड लॉक्ड है, दूसरा ये कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो आपको याद रखना है मैक्सिमम 9 जिलों से अपने सराउंडिंग में घिरा हुआ है। कितने जिलों से? 9। एक प्रश्न तो आपको यही बनेगा कि सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो मार्क आएंगे कोरबा, 9 जिलों से घिरा हुआ है अपने सराउंडिंग में। क्लियर? इसके साथ साथ कोरबा के बारे में और क्या याद रखना है? अभी 33 जिलों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू 33 डिस्ट्रिक्ट्स, सबसे लार्जेस्ट जिला कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका कोरबा, 33 जिलों के आधार पर। क्लियर? साथ ही साथ कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। क्लियर? ये वही जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसमें कि इसके गठन को लेकर के, कैसे इसका गठन हुआ, मातृ जिला, मुख्यालय, सीमावर्ती राज्य, ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला गठन, इसका गठन हुआ वर्ष 1998 में। हमारा जो कोड है उस कोड में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। 98 वाला कोड क्या था? तो ये 98 में हमारा कोड हमारे पास जो है जिला गठन का, वो है आपका रिया, महाधाम, दंतेवाड़ा, महाधाम क्या है? दंतेवाड़ा को जा, हमने रिया को कहा, रिया, महाधाम, दंतेवाड़ा को जा, महाधाम, दंतेवाड़ा को जा। ये आसान हो जाएगा टूटना आपके लिए, यहीं पर कॉमा रखिएगा। जस केर तरी, मतलब जस करेंगी तेरा, ऐसे करके याद रखिएगा, जस केर तरी, ठीक है। रिया से आपका कोरिया हमने पढ़ लिया है, कोरिया जिला, ठीक है। महा से महासमुंद, ठीक है। धाम से कबीरधाम या कवर्धा, दंतेवाड़ा तो दंतेवाड़ा है ही। को से कोरबा, दिख गया आपको? को से कोरबा, जा से जांजगीर, मतलब हम जब जांजगीर पढ़ेंगे तो भी ये 98 में, ठीक है। जस से जसपुर, इसको बार बार बताने के पीछे उद्देश्य याद हो जाए आपको। का से कांकेर, केर से कांकेर, और तरी से धमतरी, मतलब 1998 में इस जिले का क्या हुआ? गठन हुआ। उस दौरान मध्य प्रदेश शासन के अधीन हुआ था। किस शासन के अधीन? मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अस्तित्व में नहीं आया था, तो मध्य प्रदेश शासन के अधीन इस जिले का क्या हुआ था? गठन वर्ष 1998 में हुआ। समझ आ रहा है? उस दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, ये समझ जाइएगा, वर्ष 1998, ये याद रहेगा। इसका अगर हम मातृ जिला देखें तो इसका मातृ जिला था बिलासपुर। क्या था? बिलासपुर का जो उत्तरी भाग है, बिलासपुर का कौन सा भाग? तो याद देखिएगा, बिलासपुर का जो उत्तरी भाग है, यानी नॉर्थ पार्ट जो है, वही टूट करके एक जिले के रूप में आया, और वो जिला था हमारा बिलासपुर, जिले से टूटकर कोरबा। याद रहेगा। अगर हम कोरबा जिले की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कोरबा,
इसका मुख्यालय क्या है? कोरबा। ठीक है, कोरबा मुख्यालय भी है, साथ ही साथ कोरबा एक नगर निगम भी है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या है? नगर निगम। अभी हम देखेंगे खैर इसको, नगर निगम भी है। अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो कोई भी सीमावर्ती राज्य इसको टच नहीं करता, क्योंकि ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, यानी भू आविष्ठित जिला है। लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, भू आविष्ठित जिला, याद रहेगा, भू आविष्ठित जिला है। अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिले 9 मैक्सिमम, अभी हमने देख लिया, मैक्सिमम 9 जिले इसको टच करते हैं, सर्वाधिक। सरगुजा संभाग के 4 जिले, कौन कौन सा? एक तो आपका सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, उसके बाद आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर चांपा, फिर आपका शक्ति एक सराउंडिंग में घिरा हुआ है, और ईस्ट की तरफ आपका रायगढ़, पूर्व की तरफ आपका रायगढ़। ये अपने सराउंडिंग में 9 जिलों से घिरा हुआ है। अगर संभाग की बात करें तो ये कोरबा जिला हमारा किस संभाग का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग। जिस संभाग का गठन कब हुआ? तो बिलासपुर संभाग का गठन हुआ वर्ष 1956 में। याद रखेंगे, 62, 56, 81 पढ़ाता हूँ, तो 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन हुआ। ये समझ आया? चल आगे चलते हैं। अगला देखेंगे हम लोग तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की कौन कौन सी सीटें यहाँ पर हैं। मतलब अभी हम पूरी तरीके से पॉलिटिकल, यानी जो राजनीतिक चीजें हैं कोरबा जिले की, उनको कवर करें। तो सबसे पहले तहसील समझने के लिए मैप को समझिए। सबसे पहले मैप में आते हैं। मैप देखिएगा, मानचित्र में सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग्स क्लियर करनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें सराउंडिंग्स। देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका हो गया सरगुजा, ये हो गया आपका सरगुजा बनेगा, ये सरगुजा हो गया, ये हमारा सूरजपुर, सूरजपुर, ये सूरजपुर के बाद ये हमारा हो गया कोरिया, और कोरिया के बाद ये हो गया हमारा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। याद रहेगा। इसके बाद ये हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये हमारा एमसीबी था। फिर ये हमारा बीएसपी बिलासपुर, ठीक है, ये हमारा बिलासपुर हो गया। नीचे अगर हम इधर की बात करें तो ये हो गया हमारा जांजगीर चांपा, चांपा जिला, ठीक है। चांपा के बगल में ये हो गया हमारा शक्ति, शक्ति जिला, एकदम नया बना रही जो जिला। और शक्ति के बाद ये हमारा पूर्व में पूरी सराउंडिंग में आपको याद रखना है रायगढ़। ये 9 जिले आप दिख गए आपको। अब शुरू करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों को, क्योंकि इसको समझने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग समझना बहुत जरूरी। एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पकड़ना है जो अंबिकापुर से, बहुत ध्यान सुनिएगा, अंबिकापुर, ऊपर में हम लोग अंबिकापुर को पढ़ चुके हैं, यानी सरगुजा जिला। अंबिकापुर से एक रास्ता नीचे की तरफ आएगा जो कोरबा होते हुए, बिलासपुर होते हुए बलौदा बाजार के सिमगा तक जाएगा। उस सड़क का नाम है NH 130, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130। मैं नीचे से ले जा रहा हूं बिलासपुर से, ताकि दिमाग में बैठे। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हमारा हल्का सा सूरजपुर टच करते हुए कहाँ निकल जाएगा, आपका अंबिकापुर की तरफ निकल जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH 130। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है इसका? NH 130। तो लिख लेते हैं NH 130, 130 नंबर सड़क। अब ये बिलासपुर है, ठीक है। बिलासपुर से कोरबा होते हुए हल्का सा सूरजपुर को टच करेगा, और सूरजपुर को टच करने के बाद सरगुजा जिले में अंबिकापुर तक जाएगा, जिला मुख्यालय। ये समझ आया? ये आपका है NH 130। ये जो सेंटर पॉइंट है मैं अभी इसको बताऊंगा ये क्या है, आप दिमाग में रखिएगा। अगर हम इस पर बात करें, इस सड़क पे बात करें, तो सबसे पहले जब आप बिलासपुर से आगे बढ़ेंगे तो इसी सड़क पे आपको मिलेगा पाली तहसील है, नाम है पाली। ध्यान से सुन लीजिए, पाली तहसील है। तहसील को हम गोल घेरे में ब्लॉक कर देंगे। ये पाली है। पाली के जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक स्थान, एक स्थान है ये, जिस स्थान का नाम है चैतमा। क्या नाम है? चैतमा। ये स्थान है, ये तहसील नहीं है। और चैतमा के जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारा मिल गया कटघोरा। क्या मिलेगा? कटघोरा। कटघोरा भी हमारा एक तहसील है, ठीक है। पाली, चैतमा, कटघोरा। अभी मैं नाम लिखूंगा, पाली, चैतमा और कटघोरा। कटघोरा की जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कटघोरा से जब आप ऊपर की तरफ और बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा पौड़ी उपरोड़ा। क्या हो गया?
पौड़ी उपरोड़ा, एक तहसील नाम है पौड़ी उपरोड़ा बनेगा। और आप देखिए कि पौड़ी उपरोड़ा से ऊपर जाने के बाद पूरी तरीके से रास्ता टर्न हुआ है, जहां से टर्न हुआ है उस जगह का नाम है चोटिया। क्या नाम है? चोटिया। तो चोटिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि वहीं से स्थान या रास्ता बदलता है पूरी तरीके से। तो ये आपको यहां पर चोटिया को पकड़ना है, चोटिया याद रखिए। और चोटिया के बाद ये रास्ता घूमेगा, सूरजपुर को हल्का सा टच करते हुए अंबिकापुर को टच करते हुए अंबिकापुर तक जाएगा आपका सरगुजा जिले में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाम लिख लेते सबसे पहले इन जिलों का, जो जिलों में जो हमने तहसील बनाए। ये हमारा हो गया पाली, ये हमारा पाली हो गया, ये हमारा हो गया चैतमा, ठीक है, पाली चैतमा। ये हो गया हमारा कटघोरा, आप लोग भी बना लीजिएगा ना। ये हो गया हमारा कटघोरा। ये हमारा हो गया पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे ही है, आपको ऐसे ही बनाना है। ये हमारा हो गया चोटिया, और चोटिया के बाद ये रास्ता कहाँ चले गया? अंबिकापुर की तरफ, NH 130। क्लियर? अब सुनिएगा, ये जो पाली आपको दिख रहा है, पाली से एक रास्ता आपको निकालना है हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ। एक रास्ता पाली से, ये जो कोरबा जिला है, कोरबा जिला का जो आपको वेस्टर्न पार्ट दिखेगा, पश्चिमी हिस्सा, ये जो दिख रहा है पश्चिमी हिस्सा, ये पूरी तरीके से दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोरबा जिले का जो पश्चिमी हिस्सा है ये दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। इन्हीं पहाड़ियों वाले क्षेत्र में इसी पाली से एक रास्ता निकलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये रास्ता कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, समझ आया? ये रास्ता इस तरीके से, इस रास्ते पर 3 स्थान आपको याद रखने हैं। इस रास्ते पर 3 स्थान आपको पकड़ने हैं। पाली से रास्ता कट रहा है, एक आपका है LC और ये आपका T। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे दिमाग में रखिएगा, LCT, ठीक है, LCT, LCT। L से लाफागढ़, L से लाफागढ़, ये सब दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, लाफागढ़। C से चैतुरगढ़, इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। चैतुरगढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। और T से तुम्बाड़, तुम्बाड़ याद हो गया? लाफागढ़, चैतुरगढ़ और तुम्बाड़ बनेगा ये दिमाग में पूरा, LCT, लाफागढ़, चैतुरगढ़, तुम्बाड़। यहां तक बन गया। अब सुनिएगा, अगला हमको पकड़ना है फिर एक बार एक राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ना है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग फिर वो बिलासपुर से आएगा। आपको जब मैं तहसील पढ़ाया था तो बताया था कि बिलासपुर से कोरबा होते हुए, रायगढ़ होते हुए पत्थल गांव के लिए एक सड़क जा रही है, और उधर मुंगेली से आ रही है वो सड़क, जिसका नाम है NH 130A, 130A नंबर सड़क। ये 130A आपका ये बिलासपुर से आ रही है सड़क, देखिएगा ध्यान से। ये कुछ बिलासपुर से आ रही है सड़क, हल्का सा आपका चांपा में एंटर करेगी सड़क, हल्का सा चांपा में एंटर करेगी। और चांपा में एंटर करने के बाद ये सड़क आपका, चांपा में एंटर करने के बाद ये सड़क कुछ इस तरीके से आपका निकलेगी, और ये सड़क उसके बाद रायगढ़ में एंटर करेगी। समझ आया? ये सड़क कुछ इस तरीके से एंटर करेगी। इस सड़क का नाम है NH, धर्मजयगढ़ के लिए जा रही है, NH 130A। चलिए इसको भी नोट कर लेते जल्दी से। ये सड़क का नाम है NH 130A, 130A नंबर सड़क है। देखिएगा, बिलासपुर से हल्का सा चांपा में एंटर करेगी, चांपा में बाद जाने के बाद कोरबा, कोरबा के बाद रायगढ़ में धर्मजयगढ़, और धर्मजयगढ़ के बाद ये पत्थल गांव, और पत्थल गांव में जो 43 नंबर सड़क आ रही है उसमें कनेक्ट हो जाएगी सड़क। ये याद होगा। इस सड़क का नाम है आपका NH 130A बनेगा इस सड़क को। अब सुनिए, एक सड़क आपका कटघोरा से चांपा की ओर, कटघोरा से कहां? चांपा। और ये बिलासपुर से चांपा एक सड़क जा रही है जिसका नाम है NH 49। बिलासपुर से चांपा होते हुए, शक्ति होते हुए रायगढ़ के लिए निकलती है NH 49, 49 नंबर सड़क, याद आ रहा है? उसी में कनेक्ट होगी क्या? NH 149B, पढ़ा चुका हूं, NH 149B। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका कटघोरा से ऐसे निकालते हैं इस सड़क को, कटघोरा से सड़क को निकालते हैं आपका, ठीक है। ये आपका, इस सड़क आपका जाकर के चांपा में 49 नंबर सड़क से मिल जाएगी, और इस सड़क का नाम है NH 149B, 149B, 149B नंबर सड़क। क्लियर हुआ? 149B, कटघोरा से
ये कनेक्ट होकर के चांपा तक आएगी सड़क। क्लियर। अब इन सभी सड़कों पर हम स्थानों को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले तहसीलों को, ये कटघोरा दिख गया आपको तहसील, ठीक है। अब कटघोरा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, कटघोरा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगा कटघोरा से आगे बढ़ने पर ये आपको मिलेगा छुरी कोसगई। पहले नाम याद करिएगा, छुरी कोसगई, छुरी कोसगई, कोसगई माता मंदिर है यहाँ पर, छुरी कोसगई। उससे और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मिलेगा सबसे पहले आपका स्याही मुड़ी, स्याही मुड़ी, ठीक है। और स्याही मुड़ी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको एनटीपीसी जमनीपाली, स्याही मुड़ी जमनीपाली, और जमनीपाली के बाद हमारा ये हो गया कोरबा। ये क्या हो गया हमारा? कोरबा। वो जो हाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वो कोरबा नहीं है, कोरबा उसके ऊपर में। क्लियर ना? तो आपको याद रखना है क्या क्या बोला हूं मैं, फिर से इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया छुरी कोसगई, ये आपका हो गया छुरी कोसगई, थोड़ा पतला कर लेते हैं, छुरी कोसगई, ठीक है, छुरी कोसगई। ये हो गया हमारा स्याही मुड़ी, इस सभी स्थानों का अपना जगह का महत्व है। स्याही मुड़ी, ये हो गया हमारा एनटीपीसी, यहीं पे हमारा जमनीपाली, आपको याद रखना है जमनीपाली। और ये हमारा हो गया कोरबा, जो जिला मुख्यालय भी है, तहसील भी है, विकास खंड भी है, याद रखिएगा कोरबा। अब जहां पर देखिएगा ध्यान से, जहां पर कोरबा के नीचे चलते हैं, कोरबा के नीचे जहां पर ये 149B और 130A जहां पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उस जगह का नाम है, ये जो जगह है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उस जगह का नाम है उर्गा। बस आपको नाम याद रखना है, उर्गा, नाम याद रहेगा, क्या नाम है? उर्गा। जहां पर 149B और 130A इंटरसेप्ट कर रहे हैं कोरबा के नीचे, उस जगह का नाम है उर्गा। क्लियर हुआ? अब आगे चले ये उर्गा। अब हम आते हैं NH 130A पर, 130A पर जो बिलासपुर से चांपा को टच करते हुए कोरबा में एंटर करे। इसी सड़क पर आपको सबसे पहला जो स्पॉट देखना है ध्यान से, उस स्पॉट का नाम है आपका, ये जो जगह है इस जगह का नाम आपको पकड़ना है कनकी। क्या नाम पकड़ना है? कनकी। कनकी के बाद ये उर्गा हो गया। उर्गा से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका भैंसमा, ये तहसील है भैंसमा, अभी लिखूंगा नाम सबका, भैंसमा। और भैंसमा से आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा करतला, भैंसमा से आगे बढ़ेंगे तो करतला, और करतला के बाद यही सड़क आपका कहाँ चले जाएगी? धर्मजयगढ़। ये धर्मजयगढ़ लिख लीजिए, यहाँ पर DH करके लिख देता हूँ धर्मजयगढ़, ताकि आपके दिमाग में रहे, धर्मजयगढ़ चले जाएगी। क्लियर? नाम लिखते हैं फिर से, ये हमारा हो गया कंकी, कंकी हो गया। ये हमारा हो गया भैंसमा, ये हमारा हो गया करतला, और करतला के बाद ये सड़क धर्मजयगढ़। क्लियर ना? ये जितने गोल घेरे में कर रहा हूं ये सब तहसील। अब समझिएगा, ये जो आपको छुरी कोसगई दिख रहा है, इसके जस्ट एकदम जस्ट सामने इधर आएंगे तो ये हो गया हमारा अजगर बहार, एक तहसील है। क्या नाम है? अजगर बहार। छुरी कोसगई के जस्ट सामने पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये हो गया हमारा अजगर बहार, बनेगा अजगर बहार। अब आगे चलें अब हमको पकड़ना है रेलवे का एक कॉरिडोर जिसका नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। रेलवे का एक कॉरिडोर, तहसील पढ़ाते समय भी आपको जिक्र किया था इसका, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ईस्ट और वेस्ट, यानी छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न जो पार्ट है और छत्तीसगढ़ का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है इंडियन रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये बनाने का मकसद है कि छत्तीसगढ़ में एक तो रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, दूसरा जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कोल के ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि बहुत सारी कोल माइंस आपको रायगढ़ में पढ़ने को मिलेगी, तो उस रायगढ़ की कोल माइंस जो है या जो ईस्टर्न पार्ट की जो हमारी कोल माइंस हैं वो आसानी से उनका दोहन किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, इसलिए भी इंडियन रेलवे इसको क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। क्लियर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दिखेगा। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपने सुना होगा पेंड्रा, आ रहा दिमाग में? पेंड्रा से ये निकलती है, ये जो रेलवे का कॉरिडोर है पेंड्रा, पेंड्रा बन चुका है। पेंड्रा से जो निकलता है आपका, ये आपका सीधा ऐसे घूम के आएगा कहां पर? कटघोरा, कटघोरा को कनेक्ट करेगा। और कटघोरा से कनेक्ट करने के बाद यही आपका कटघोरा से ऐसे आपको घूम करके ये आपका कोरबा होते हुए ये आपका पैरेलल जाएगा। किसके पैरेलल? NH 130 एकदम पैरेलल है।
ये पैरेलल जाएगा भैंसमा होते हुए, करतला होते हुए, ये धर्मजयगढ़ के लिए भी निकलेगा। आगे जब मैं रायगढ़ पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा कि कहाँ जा रही है, अभी इतना आपको याद रखना है। इसी को बोला गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंडियन रेलवे का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। लिख दूं यहां पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ध्यान से सुन लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर, ये आपका इंडियन रेलवे का है, बनेगा यहां तक। चल, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर हमको सबसे पहले देखना है, ये हमारा हो गया पसाम। क्या पकड़ना है? पसाम, ये तहसील है। पसान बनेगा एकदम कोरबा के वेस्टर्न पार्ट की तरफ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही से टच करते हुए पसान, पसान तहसील बनेगा। पसान के बाद ये सड़क कहां पर आ रही है? सड़क बोलता हूं, ये रेलवे का जो कॉरिडोर है कहां पर आ रहा है? कटघोरा। कटघोरा तो तहसील है ही। कटघोरा से जब नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहीं पर आपका है दीपका। दीपका सुने होंगे आप लोग, दीपका कोल माइंस है, अभी पढ़ाऊंगा आपको। कोल माइंस से क्या नाम है? दीपका, दीपका तहसील। दीपका के पास ही दो चीजें और पकड़नी है, दीपका, गेवरा और कुसमुंडा, ये तीनों कोल माइंस। दीपका, गेवरा और कुसमुंडा। तो दीपका दिख गया, इसके जस्ट पास में ये हमारा हो गया, ये हमारा दीपका, ये हमारा गेवरा, और यहां पर आपको पकड़ना है कुसमुंडा। बनेगा दीपका, गेवरा और कुसमुंडा। इसको लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमारे दिमाग में रहे। ये हमारा हो गया दीपका, हो गया ये गेवरा, ये कुसमुंडा। ये जितनी चीजें बता रहा हूं, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, एक लाइन में आपको दिख रहा है ना, ये सब इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा को पूरे क्षेत्र को बोलते हैं दीपका का पठार। ये दीपका के पठार के अंतर्गत शामिल है। क्या? दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। तो जब मैं दीपका का पठार बोलूंगा तो ये भी तीनों चीजें याद रखिएगा, गेवरा और कुसमुंडा भी उसी का पार्ट है, भले कोल माइंस है, कोयले की माइंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलिए, ये दीपका हो गया। दीपका के बाद यहीं पर आपको पकड़ना है हरदी बाजार। ये आपको एक तहसील और पकड़ना है, नाम है उसका हरदी बाजार। बनेगा, ये हमारा हो गया हरदी बाजार। क्या हो गया? हरदी बाजार, एक और तहसील, इसका नाम लिख देता हूं हरदी बाजार। ये हमारा हो गया हरदी बाजार, बीचों बीच है, ये आपका दीपका के नीचे है और NH 130A के ऊपर है, बीचों बीच आपका हरदी बाजार। बनेगा हरदी बाजार। हरदी बाजार, उसके बाद आपका भैंसमा हो गया, करतला हो गया। मतलब लगभग हमने सारे आपका तहसीलों को कवर कर लिया है। ठीक है, एक आपका पाली बचेगा, पाली तो हो गया, एक आपका बरपाली और दर्री, दो तहसील बच गए हमारे। अभी तक हमने जितना कवर कर लिया उसमें दो तहसील बच गए हैं, आपका दर्री और बरपाली। अच्छा, ये जो आप 149B देख रहे हैं, उर्गा में जहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उर्गा के नीचे चलते हैं, अभी सड़क पे चलते हैं, उर्गा के नीचे सबसे पहला स्पॉट आपको याद रखना है, उस नाम है कुदुरमा। क्या नाम आपको याद रखना है? कुदुरमा। कबीर पंथ का प्रमुख तीर्थ स्थल है कुदूर माल, यहीं पर गुरु गद्दी स्थापित हुई थी। ठीक है, कुदूर माल के नीचे आएंगे और चांपा जब एंटर करेगी सड़क, वहीं पर है आपका बरपाली। क्या नाम है? बरपाली, वो तहसील है बरपाली। तो ये आपको इसको लिख लेना है बरपाली, ये तहसील है बरपाली तहसील। ठीक है, और बरपाली तहसील में ही एक प्रमुख पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ का, खासकर कोरबा जिले का, ये पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है आपका मड़वा रानी। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है मड़वा रानी, और इसी पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसका नाम है मड़वा रानी मंदिर, मड़वा रानी माता मंदिर। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग मड़वा रानी, मड़वा रानी। क्लियर हो गया? तो लगभग हमने सभी तहसील कवर कर लिया। एक बच रहा है दर्री, दर्री को भी मैं बताता हूं, जब हम नदी देखेंगे तो वहां पर दर्री को, तब उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। यानी अगर आप काउंट करिएगा तो कितने तहसील आपको मिल रहे हैं टोटल? कोरबा जिले में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 12। क्लियर? दिख रहा है कौन कौन सा? इधर आपका करतला हो गया, इधर आपका भैंसमा हो गया, ये आपका अजगर बहार, इधर हमारा पाली हो गया, कटघोरा हो गया, पौड़ी उपरोड़ा हो गया, पसान हो गया, ये कोरबा हो गया, दीपका हो गया, हरदी बाजार हो गया, बरपाली हो गया। क्लियर? एक मात्र छोड़ा हूं दर्री। तो टोटल नंबर ऑफ तहसील कितने हैं इसमें? तो याद रखिएगा 12। कितने हैं? 12। पहले इसको नोट कर लेते हैं, 12 कौन कौन से हैं? देखिएगा तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? 12।
कौन कौन से? सबसे पहले पाली, कटघोरा, पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा, ठीक है। उसके बाद रेलवे कॉरिडोर पे हमारा है पसान, याद आ रहा है? पसान के बाद आपका दीपका, दीपका के नीचे हरदी बाजार, दिख रहा है? दीपका के नीचे हरदी बाजार था हमारा, ठीक है। उसके बाद हरदी बाजार से लगा हुआ आपका इधर में कोरबा, पूर्व की तरफ कोरबा, ठीक है। कोरबा के बाद आपका भैंसमा, भैंसमा के बाद आपका करतला, करतला के बाद आपका ऊपर में अजगर बहार, अजगर बहार, और अजगर बहार के बाद आपको पकड़ना है अजगर बहार, फिर बरपाली, और बरपाली के बाद आपको पकड़ना है दर्री। काउंट कर लीजिए, टोटल 12 होगा। आया 12 है ना? 12, ठीक। अब इस 12 में से आपको पकड़ना है कि केवल 5, दर्री बस नहीं बताया हूं ना मैं आपको, दर्री भी लोकेट कराऊंगा, दर्री है कहां पर। इस 12 में से केवल 5 ही विकास खंड है। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? 146, 146 विकास खंड है वर्तमान में, क्योंकि विकास खंडों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। तहसीलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और तहसीलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 250। पहले आपको 232 पढ़ा रहा था, अब ये 18 और बने हैं, तो 250 वर्तमान में लगभग 250 है, और बढ़ेगा घटेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव। क्लियर ना? 5 विकास खंड है, 146 विकास खंडों में से टोटल कितना है विकास खंड? तो टोटल 146 में से 5 कोरबा जिले में। 5 कौन कौन से? वही होंगे जो पुराने तहसील हैं, तो हमको पुराने तहसील पकड़ लेना है। पुराने तहसील में सबसे पहले पाली पकड़ना है, तो पाली है, पाली है, इसको टिक कर लेते हैं। कटघोरा है, कटघोरा भी है, ठीक है, ये भी पुराना तहसील है, ठीक है। फिर पौड़ी उपरोड़ा, ये भी है, पौड़ी उपरोड़ा भी है, क्योंकि ये भी पुराना तहसील है हमारा। पौड़ी उपरोड़ा, पसान नहीं है, ठीक है, दीपका नहीं है, हरदी बाजार नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोरबा है, फिर एक बार कोरबा है, बड़ा आसान हो जाएगा ना याद करना ऐसे। कोरबा है, फिर भैंसमा नहीं है, करतला है, करतला आपको याद रखना, करतला है, ठीक है। उसके बाद अजगर बहार नहीं है हमारा, बरपाली नहीं है, और दर्री नहीं है। मतलब ये हमारे 5 मिल गए विकास खंड। कौन कौन से विकास खंड है? याद रहेगा, वही पुराने जो तहसील है, नए वालों को काउंट नहीं करना है। क्लियर हो गया? अगर नगर निगम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कुल कितने हैं? कुल 14 है। अब तक 14 आपको याद रखना है। 14 में से एक नगर निगम आपको यहां भी देखने को मिलेगा, कोरबा नगर निगम। क्या है? कोरबा नगर निगम। इस कोरबा नगर निगम में आपको याद रखना है वर्तमान इसके महापौर कौन है? तो वर्तमान महापौर हैं आपके राजकिशोर प्रसाद, याद रखेंगे, राजकिशोर प्रसाद, ठीक है। वर्तमान महापौर कौन है? राजकिशोर प्रसाद, इनका नाम याद रखिएगा। और 14 नगर निगम में से एक नगर निगम, ठीक। आगे चले, विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा में आपको पकड़ना है कितनी सीटें हैं? 4 सीटें। कितनी सीटें? 4। पहले तो कौन कौन सा पकड़ना है, एकदम आसान हो जाएगा अगर आप रास्ता पकड़ लेंगे तो। सबसे पहले आपको पकड़ना है यही 130 नंबर सड़क, 130 नंबर सड़क। तो पाली, पाली आपका तहसील भी है, विकास खंड भी है, और पाली विधानसभा भी, याद रहेगा, पाली विधानसभा। पाली के बाद आपको पकड़ना है कटघोरा, 2 हो गया, पाली कटघोरा। दूसरी विधानसभा क्या है? कटघोरा। तीसरी विधानसभा हमारा कोरबा, यहीं से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश जी की सरकार है, भूपेश मंत्रिमंडल, उसके एक मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल, यहीं से चुनाव लड़ते हैं। कोरबा, कोरबा तीसरा हो गया। और चौथा पकड़ना आपको रामपुर सीट, हसदेव रामपुर वाला हिस्सा बताया था आपको, तो आपको पकड़ना है रामपुर सीट। 4 सीटें। कौन कौन सी? तो देखिएगा कौन कौन सी 4 सीटें। तो एक आपको पकड़ना है पाली सीट, दूसरा आपका कटघोरा, ये दोनों सड़क पर हो गई दिमाग में। फिर तीसरा आपको कोरबा, इसका बड़ा वेटेज बढ़ जा रहा है क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव है। कोरबा, और चौथा आपको पकड़ना है रामपुर विधानसभा सीट, यानी 4 विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? साथ ही साथ लोकसभा की बात करें, किस लोकसभा का हिस्सा है ये, तो आपको याद रखना है कोरबा लोकसभा। क्लियर ना? कोरबा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, और उन 11 सीटों में से एक सीट आपका कौन सी है? कोरबा सीट। क्लियर ना? उसमें से एक सीट आपका है कोरबा। और वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं चरणदास महंत जी की पत्नी, जो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष हैं, चरणदास महंत, उनकी पत्नी नाम है ज्योत्सना महंत। क्या नाम है?
ज्योत्सना महंत, क्लियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, कांग्रेस के टिकट से हैं, जीती हुई हैं। ज्योत्सना महंत जी वर्तमान में क्या है, यहाँ की सांसद हैं। चलें आगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, भूगोल भी कभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपका पॉलिटिकल देख लिया हमने, अब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल, यानी इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इस जिले का। पॉलिटिकल अपने हमने देख लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, जो हमारे तहसील हैं, विकास खंड है, विधानसभा है, हमने सबको कवर कर लिया है। ठीक है, एकमात्र दर्री बच रहा है, उसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस जिले की एक प्रमुख नदी को पकड़ना है। इस जिले की प्रमुख नदी, जो नदी हसदेव नदी, क्या नाम है, हसदेव नदी, हस्तु सोमा या हस्ती सोमा भी बोलते हैं। ये नदी आपका कोरबा जिला कोरबा बोलता हूँ, कोरिया जिला पढ़ाया था। तो कोरिया जिले में कौन सी पहाड़ी, मेंढा पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद कोरिया जिले से होते हुए ये आपका मनेंद्रगढ़ में आती है और मनेंद्रगढ़ के बाद ये नदी कहाँ पर एंटर करेगी, कोरबा जिले में। क्लियर, तो हमको कहाँ से एंटर कराना है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से। देखिएगा ध्यान से, ये नदी कुछ इस तरीके से आएगी, देखिएगा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है इसका। ये नदी कुछ इस तरीके से आएगी, ये नदी कुछ इस तरीके से आएगी आपका, देखिएगा ध्यान से। ये सब इसके तट पर है, पूरा इस नदी के, ये नदी नीचे चले गए। ठीक है, इस नदी का नाम है हसदेव नदी या हस्तुसुमा, और नीचे जाकर के किसमें ये मिल जाती है, महानदी। तो ये किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, महानदी प्रवाह तंत्र का। ये महानदी प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदी है जिसका नाम है हसदेव या हस्तुसुमा। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस नदी का नाम मेंशन कर लेते हैं। इस नदी है ये हमारी हसदेव नदी, यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ आपको, हसदेव नदी या हस्तुसुमा। इसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर। और ये किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, महानदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। और महानदी की प्रमुख सहायक नदी या प्रमुख ट्रिब्यूटरी है आपकी कौन, हसदेव। ये दिख रहा है हसदेव कैसे आ रही है। अब सबसे पहले हसदेव के किनारे जो प्रमुख स्थान है उनको लोकेट करते हैं। हसदेव के किनारे जैसे ये चोटिया के उधर से आपका आएगी नदी, इसी के तट पर एक छोटा सा स्पॉट है जिसका नाम है बुका जलाशय। जो स्पॉट मैंने बनाया उसका नाम है बुका जलाशय। बुका को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं। अब है कि नहीं आप देख लीजिएगा जाकर के, लेकिन मॉरिशस है। तो कभी मॉरिशस घूमने का मन किया तो बुका चले जाइएगा और रिश्तेदारों को बोल दीजिएगा कि कहाँ गए थे, मॉरिशस। ये थोड़ी बताने की जरूरत है, बुका। ठीक है, मॉरिशस, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस है ये बुका, हसदेव के तट पर। क्लियर। जैसे और नीचे आएंगे आप, देखिएगा ध्यान से, और नीचे आएंगे तो इसी पर एक स्पॉट बुका हो गया। ये आपको जो छुरी कोस गई दिख रहा है ना, छुरी कोस गई के इधर में आपको यहाँ पर पकड़ना है सतरेंगा। क्या पकड़ना है, सतरेंगा। सुने हैं, ये नदी का ही किनारा है, हसदेव नदी का एक किनारा है, नाम है सतरेंगा। स्पॉट पहले क्लियर करिए, सतरेंगा। और ये बुका हो गया, ये सतरेंगा हो गया। ये बीच में आपको पकड़ना है इस पर हसदेव बांगो डैम। हसदेव बांगो जो परियोजना है, जिसको मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। क्या है, हसदेव बांगो डैम या हसदेव बांगो परियोजना बनेगा। किस नदी पर है, हसदेव नदी पर। क्लियर हो गया। तो नाम लिख लीजिए सबसे पहले, ये हमारा हो गया बुका जलाशय। बुका छत्तीसगढ़ का मॉरिशस है ये भाई। ठीक है, ये हसदेव बांगो, बांगो ग्राम में है। ये बांगो ग्राम में होने के कारण इसका नाम है हसदेव बांगो। और नीचे में ये जो दिख रहा है नदी का एक किनारा है, इसको बोलते हैं सतरेंगा। पिकनिक स्पॉट है, अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे, सतरेंगा। ठीक है, सतरेंगा दिख गया। और सतरेंगा के पूर्व में आपको दिख रहा है जो तहसील है वो है आपका अजगरबार। क्लियर, सतरेंगा। अब नीचे आइए थोड़ा सा, जैसे आप छोड़ी कोस गई के नीचे इधर आएंगे, नदी के किनारे यहाँ पर हो गया आपका, ये है आपका नदी के किनारे वाला हिस्सा है, इसका नाम है आपका दर्री। क्या नाम है, दर्री। ये तहसील है आपका दर्री, इसलिए मैं तहसील है क्योंकि इसलिए मैं आपको गोल घेरे में बना रहा हूँ, दर्री। ठीक है, एक तहसील जो छूटा था हमारा तहसील, ये नदी के किनारे है, इसका नाम है दर्री तहसील। दिख रहा है। बाकी जो नाम लिखे हुए हैं, स्याही मुड़ी, जमनी पाली और कोरबा, ये सब यहाँ पर हैं। 149B नंबर सड़क पर है। तो सड़क जहाँ मैंने स्पॉट बनाया है आपको इसको देखना है, ना कि लिखे हुए को। समझ गए, वो दर्री हो गया। दर्री किस पर है तो आपको याद रखना है, हसदेव नदी पर। इसके बाद ये हसदेव नदी कोरबा शहर के बीचों बीच किनारे से गुजर जाती है
और उसके बाद इसी पर कुदूरमाल जो कबीर पंथियों का प्रमुख स्थल है, बौरपाली तहसील के मड़वा रानी जो पहाड़ी है, पहाड़ी के जस्ट मंदिर जैसा है ना, मंदिर के जस्ट पीछे से गुजरते हुए नदी हसदेव नदी और जाकर के नीचे चांपा में किससे जाकर के मिल जाएगी, तो किससे मिलेगी, आपका महानदी। और महानदी प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदी। ये ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जलप्रपात। किनको देखेंगे? जलप्रपात, वाटरफॉल्स को। ये बुका दिख गया ना? अभी हम एक एक पर चर्चा करेंगे, बुका क्या है, सतरंगा क्या है, पहले स्पॉट क्लियर कर लीजिए। अगला चलिए, अगर हम जो ये हमारी 130 नंबर सड़क जो हमारा सूरजपुर होते हुए सरगुजा जा रही है, इसी सड़क पर आपको एक वाटरफॉल पकड़ना है, जिस वाटरफॉल का नाम है आपका, सड़क पर ये केंदई वाटरफॉल। केंदई बरसात के दिनों में बहुत अच्छा बनती है ये केंदई जलप्रपात। जब बरसात का सीजन होगा तो उसी समय बनता है। सड़क के किनारे लगा हुआ है, केंदई वाटरफॉल बनेगा, केंदई वाटरफॉल। ठीक, केंदई। आगे चलिए, इसके बाद आपको पकड़ना है, ये अजगर बहार हो गया। अजगर बहार तहसील के ऊपर में एक वाटरफॉल आपको पकड़ना है, जिस वाटरफॉल का नाम है आपका चौरानी नदी पर बनेगा। ये नदी पे, चौरानी नदी पर, और इसको बोलते हैं, ये केंदई हो गया। ये आपका गोविंद झूंझा भी इसका नाम है। इस जलप्रपात का नाम क्या है? गोविंद झूंझा भी इसका नाम है। और आपका क्या नाम है इसका? देवपहरी जलप्रपात। याद रखेंगे तो आपको नाम याद रखना है देवपहरी, देवपहरी जलप्रपात, या इसी को गोविंद झूंझा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंद झूंझा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, देवपहरी ही गोविंद झूंझा है, चौरानी नदी पर गोविंद झूंझा जलप्रपात, देवपहरी या गोविंद झूंझा जलप्रपात अजगर बहार के ऊपर। क्लियर? अब आ जाइए, ये जो हमारा लाफागढ़ चैतुरगढ़ तुमान है, और ये जो सड़क 130 है, अरे दिख रहे हैं, इस सड़क के बीच में जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात बनेंगे, जिसमें से 4 प्रमुख जलप्रपातों को आपको नाम याद रखना है। क्या क्या? तो सबसे पहले आपको पकड़ना है पोटा पानी, पोटा पानी जलप्रपात। पोटा पानी के नीचे पकड़ना है आपका किलकिला कोडा, किलकिला कोडा बनेगा। किलकिला कोडा जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद आपको पकड़ना है बगबूदा, बगबूदा जलप्रपात, ठीक है। और बगबूदा के नीचे पकड़ना है आपका खैरा बहार या खैर बहार, खैरा बहार, खैरा बहार, ठीक है। पोटा पानी, वो पोए नहीं है ना, पोटा है, पोटा पानी है, किलकिला कोडा है, बगबूदा है और खैरा बहार। ये 4 वाटरफॉल्स एक साथ पकड़ने हैं। समझ आए? 4 वाटरफॉल यहाँ। केंदई वाटरफॉल 130 नंबर जो सड़क है, जब आप बढ़ेंगे सूरजपुर की तरफ तो वहां पर आपको केंदई वाटरफॉल दिख जाएगा। अजगर बहार के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मिल जाएगी देवपहरी जलप्रपात, चौरानी नदी पर, इसी को गोविंद झूंझा भी बोलते हैं। याद आएगा? एक आपको पकड़ना है नकिया, नकिया वाटरफॉल जो हमारे रायगढ़ के साथ सीमा बनाती है, एकदम टच करते हुए यहां पर आपको पकड़ना है नकिया। क्या नाम है? नकिया जलप्रपात, नकिया वाटरफॉल। दिख रहा है वाटरफॉल्स में? ये इतने वाटरफॉल्स कम से कम अभी आपको याद रखने हैं। ठीक, 4 ये हो गया, ये 5, 1 6, 1 7, ये मिनिमम आपको वाटरफॉल्स जो आपको ट्रेस करने हैं, ये आपको याद ट्रेस करना है। क्लियर? अब वाटरफॉल्स देख लिए, क्योंकि हम ज्योग्राफिकल देख रहे हैं, इसलिए अब थोड़ी सी पहाड़ियों को भी देखना जरूरी है। पहाड़ियाँ, क्योंकि कोरबा जिले से हर बार पहाड़ियों को पूछा जा रहा है। पिछले साल भी व्यापम और पीएससी पूछ रहे हैं, और आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें भी पूछने की संभावना है। तो मैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। ये जो लोकेशन होगा एकदम एग्जैक्ट होगा, इधर उधर नहीं है ना, एकदम बिखरा हुआ नहीं, जो बता रहा हूँ एकदम सही। पाली के ईस्ट में, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनता पहाड़। क्या नाम है? जनता पहाड़। देखते चलेगा, ये हमारा हो गया जनता पहाड़ बनेगा पाली के इधर। ये जो हमारे 4 आपको दिख रहे हैं, 4 आपका जलप्रपात, तो ये चैतमा के पास में ही, चैतमा से थोड़ा सा इधर लगा हुआ एक हमारा पहाड़ी है जिसका नाम है हाथी बारी पहाड़ी। क्या नाम है? हाथी बारी, हाथी बारी पहाड़ी, हाथी बारी पहाड़ी। क्लियर? वो चारों जलप्रपातों के साथ ही है, हाथी बारी पहाड़। और आपका तुमान और कटघोरा दिख रहा है, तुमान और कटघोरा दिख रहे हैं। इसी के बीच में यहां पर आपको पकड़ना है एक पहाड़ी जिसका नाम है डोंगर पहाड़ी। क्या पहाड़ी? डोंगर पहाड़ी। जितने पहाड़ियों के नाम बता रहे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है, वहीं पर आपको पकड़ना है डोंगर पहाड़ी। यहां तक समझ आ गया? डोंगर पहाड़ी। अब पहाड़ियों की एक श्रृंखला, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है,
ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र आपका लाफागढ़, चैतुरगढ़ और तुम्मान। क्लियर। अब पहाड़ियों की जो श्रृंखला शुरू होगी वो कोरबा जिले के पूर्व में शुरू होगी। कोरबा जिले के पूर्व में, कोरबा जिले में पूर्व में पहाड़ियों का एक बृहद हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसका नाम है छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। तो आपको देखिए, देखना है, ये कोरबा जिला, ये आपका रायगढ़ मिलाते हुए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, यही हिस्सा हमारा क्या है, छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों का। क्लियर ना। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको ध्यान देना है, छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों। क्लियर। ये हिल्स है, इस हिल्स का नाम है छुरी, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, छुरी मातिरिंगा उदयपुर। ये 3 नाम आपको दिख रहे हैं पहाड़ी, छुरी मातिरिंगा उदयपुर पहाड़ी। इनसे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहला नाम आपको दिख रहा है छुरी, छुरी पहाड़ी का हिस्सा कोरबा जिले में। मातिरिंगा जो दिख रहा है दूसरा नाम, मातिरिंगा आपको सरगुजा जिला। और जो उदयपुर दिख रहा है, उदयपुर जिले का, या जो उदयपुर जो क्षेत्र है वो आपका रायगढ़ जिला। मतलब तीनों अलग अलग जिले में फैले हुए, और ये पहाड़ी भी तीनों अलग अलग जिलों में फैली हुई। अगर आपको बोलेगा सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो सर्वाधिक विस्तार मार के आएंगे कोरबा जिला। सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो याद रखिएगा कोरबा जिला। दिमाग काम करेगा तो सर्वाधिक विस्तार आपको याद रखना है कोरबा जिला। थोड़ा सा और बढ़ा देते इसमें बनेगा, इसीलिए नाम पड़ा है छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। अब इसी पहाड़ी से जुड़ते हुए कई चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर हम थोड़े से, अगर हम यहाँ एक और जलप्रपात पकड़ लेते हैं, सबसे पहले पहाड़ियों के पास ही जलप्रपात एक हमारा, एक और आपको याद रखना है, ये आपका अजगर बहार दिख रहा है ना। अजगर बहार के आपका पूर्व में एकदम लगा हुआ है एक जलप्रपात जिसका नाम है रानी झरिया। रानी झरिया, इसको भी लिख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी झरिया जलप्रपात, ठीक है। और रानी झरिया के इधर में देखिए, रानी झरिया के पूर्व में ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहीं पर हमको पकड़ना है लेमरू। लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एकदम पूर्व की तरफ पकड़ना है, जैसे दिखा है वैसे ही। अजगर बहार के पूर्व में रानी झरिया जलप्रपात, और रानी झरिया जलप्रपात के पूर्व की तरफ में आपको पकड़ना है लेमरू। लेमरू हमारा टाइगर रिजर्व है, सॉरी एलिफेंट रिजर्व, टाइगर बोल दिया, एलिफेंट रिजर्व है लेमरू, ठीक है। ये लेमरू वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र। और किन पहाड़ियों का हिस्सा है, छुरी मातिरिंगा उदयपुर पहाड़। मैंने अभी बताया था कि इस पहाड़ी का सर्वाधिक हिस्सा कोरबा जिले में, छुरी जो हिस्सा है वो कोरबा जिले में। तो इसी से टूट करके छोटी छोटी पहाड़ियां और हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। जैसे पहाड़ियों में सबसे पहले आपको पकड़ना है, एकदम लगे हुई हैं पहाड़ियां, पहाड़ियों में सबसे पहले आपको पकड़ना है करगली या करंगली, करंगली पहाड़ी, ठीक है। करंगली लिखे ना, करंगली पहाड़ी याद रहेगा, ये पहाड़ियों के नाम है। करंगली पहाड़ी, ये पवनखेड़ा पहाड़ी, पवनखेड़ा, ठीक है। अच्छा, करंगली के ऊपर आपको पकड़ना है बिजौरा पहाड़ी। अभी पिछले साल पीएससी इसी को पूछा था। बिजौरा पहाड़ी 1089 मीटर ऊंचाई है इसकी, बिजौरा पहाड़ी, बिजौरा करंगली पहाड़ी, ठीक है। पवनखेड़ा, पवनखेड़ा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बॉक्साइट, बॉक्साइट की एक माइंस है, ठीक है, पवनखेड़ा, ठीक है। आपको पकड़ना है केरता पहाड़, यहीं पर केरता पहाड़, केरता पहाड़ याद रहेगा, केरता पहाड़। उसके बाद आपको पकड़ना है, उसके बाद आपको पकड़ना है बंदरागढ़, बदरा नहीं, बंदरागढ़, बंदरागढ़ पहाड़ी है, ठीक है, बदरा नहीं, बंदरागढ़ पहाड़ी। उसके बाद आपको पकड़ना है, ये सब लगी हुई पहाड़ियां हैं। उसके बाद आपको पकड़ना है छिंद पहाड़ी, छिंद पहाड़ी के साथ साथ एक और पकड़ना है आपको, छिंद रानीखेत, ठीक है, रानीखेत। इतनी पहाड़ियां कम से कम आपको पकड़नी। बिजौरा जिसकी ऊंचाई है 1089 मीटर, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पकड़ना है बंदरागढ़, बदरागढ़ नहीं, बंदरागढ़। फिर आपको पकड़ना है करंगली पहाड़ी, करंगली पहाड़ी, फिर केरता पहाड़ी, पवनखेड़ा पहाड़ी, छिंद पहाड़ी, ये छिंद है, अंक की मात्रा है, छिंद पहाड़ी, फिर रानीखेत पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियां किस क्षेत्र का हिस्सा है या किसका हिस्सा है, तो छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों का हिस्सा है। क्लियर ना। और कोरबा जिले के पूर्व की तरफ फैली हुई है पूरी पूरी पहाड़ियां।
बनेगा। इसके साथ ही साथ आपने एक नाम देख लिया पवनखेड़ा, केरता। अब आपको पकड़ना है पुटका पहाड़, बॉक्साइट की सबसे बड़ी माइंस है पुटका पहाड़। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, छुरी कोस गई पुटका पहाड़ पर ही स्थित है। छुरी कोस गई किस पर स्थित है? पुटका पहाड़। तो आप चाहें तो यहीं पर एक छोटा सा पहाड़ी भी बना सकते हैं ऐसे करके आपके दिखने के लिए। ये छुरी कोस गई पुटका पहाड़ पर ही स्थित है। अभी मैं छुरी कोस गई बढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा पुटका पहाड़ पर स्थित है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको कुछ जलप्रपात जो है याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे पहाड़ियां हैं, क्योंकि पहाड़ियों से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये पहाड़ियों में सबसे पहले जनता पहाड़, उधर आपका फिर हाथीबारी पहाड़, फिर डोंगर पहाड़, फिर इधर में आपको पकड़ना है करंगली, बिजौरा, बंदरागढ़, आपका पवनखेड़ा, केरता, छिंद और रानीखेत, याद रहेगा। उधर आपका ये जो स्पॉट बना है लेमरू, ये एलिफेंट रिजर्व है। क्लियर? इसमें बताऊंगा कि कितने आपके जो वन परिक्षेत्र हैं कितने हैं, समझ आ रहा है? अभी बता रहा हूं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, और लेमरू के ईस्ट की तरफ आपको पकड़ना है नकिया जलप्रपात, रायगढ़ से टच करते हुए नकिया वाटरफॉल। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये लगभग इस सबसे प्रमुख नदी की बात अगर हम करें तो नाम है हसदेव नदी। हसदेव की प्रमुख सहायक नदियां जो कोरबा जिले में टच करती हैं, उनमें आपको नाम याद रखना है अहिरान या अहिरन। कई जगह अहिरान लिखा है, कई जगह अहिरन, तो अहिरन याद रखिए। अहिरन को ही जटाशंकर भी बोलते हैं, अहिरन ही जटाशंकर, अभी लिखूंगा मैं। दूसरा चौरानी या चोरनई, याद रहेगा, चौरानी या चोरनई। तीसरी प्रमुख सहायक नदी जो कोरबा में मिलती है उसका नाम है डोंड्रो। क्या नाम है? डोंड्रो। डोंड्रो रिवर भी इसी में जाकर के मिलती है। तो ये तीन प्रमुख कम से कम नाम याद रखिएगा। बाकी ऊपर में तो हम लोग देख लिए गेज, याद आ रहा है? गेज वाला जो हमारा कोरिया से निकल रहा है, गेज परियोजना आपको पढ़ा दिया था, याद आ रहा है? हसिया, तो वो सब तो ऊपर की बातें हो गई। कोरबा जिले की प्रमुख जो नदियां जाकर के हसदेव में मिलेगी, ठीक है। इसको मैं लोकेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रवाह तंत्र जो है ना बिखरा हुआ है, एग्जैक्ट मिलता नहीं है। क्लियर? तो एग्जैक्ट ना मिलने के कारण लोकेट नहीं कर रहा हूं। बाकी जो पोजीशन लोकेट किया हूं एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है, कहीं आपको बदलने की भी जरूरत नहीं। क्लियर? इसके साथ साथ दो नदियां और आपको पकड़नी है कोरबा जिले की प्रमुख नदियां। एक नदी आपने नाम सुना है लीलागर, जिसका नाम है निडिला, लीलागर या निडिला नदी। तो एक नाम आपको पकड़ना है लीलागर नदी और एक आपको पकड़ना है बोरई। लीलागर और बोरई दो प्रमुख नदियां हैं, और ये दोनों ही नदियां जाकर के किसमें मिलती हैं? महानदी। महानदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। ये नदियां हसदेव में जाकर नहीं मिलती, ये नदियां किसमें जाकर मिलती हैं? डायरेक्ट महानदी में जाकर के मिलती हैं। क्या नाम है? लीलागर और बोरई। सबसे पहले लीलागर को ट्रेस करते हैं। लीलागर जो नदी है ये आपको दीपका दिख रहा है, ये लिखा नहीं हूं मैं, इसको लिख देता हूं दीपका, ताकि आपके दिमाग में बाद में डी से खोजेंगे। ये दीपका है हमारा, ये दीपका। मैंने अभी बताया था दीपका पठार का हिस्सा है गेवरा और कुसमुंडा। दीपका और गेवरा और कुसमुंडा। तो इसी दीपका पठार से निकलती है कौन सी नदी? लीलागर। दीपका पठार से निकलेगी कौन सी नदी? आपका लीलागर नदी। ये आपका कुछ इस तरीके से लीलागर नदी निकलेगी, ध्यान से देख लीजिएगा, कुसमुंडा के नीचे से। ये आपका जो 130A नंबर सड़क है, 130A नंबर सड़क को क्रॉस करते आएगी, ऐसे ध्यान से देखिएगा, क्रॉस करते आएगी। ये बिलासपुर और चांपा के बीच सीमा रेखा बनाएगी। किसके बीच सीमा रेखा बनाएगी? बिलासपुर और चांपा। ये देखिए बिलासपुर और चांपा की बाउंड्री है कि नहीं? बिलासपुर और चांपा की बाउंड्री बनाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसी लीलागर पर आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसी लीलागर नदी के तट पर मल्हार, बिलासपुर जिला के पढ़ाऊंगा ना, तो मल्हार इसी के तट पर है। और लीलागर किन दो जिलों की बाउंड्री बनाती है? तो बिलासपुर और चांपा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाउंड्री पे बनाया हूं मैं आपको। यहीं पर जब ये बिलासपुर जिले में एंटर करेगी ना, तो यहीं पर आपको एक स्पॉट बताऊंगा, जब बिलासपुर पढ़ाऊंगा। ये जो स्पॉट दिखा रहा हूं आपको, ये स्पॉट आपका है लूथरा शरीफ, बिलासपुर जिले में। सीपत वाला रोड है, इसी रोड को बोलते हैं सीपत रोड। तो लूथरा शरीफ इसके तट पर है, थोड़ा सा दूरी पे है, मतलब तट पे ही समझिए। और लीलागर नदी या निडला नदी बिलासपुर और चांपा के बीच सीमा रेखा बनाती आ रही है। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बिलासपुर पढ़ाऊंगा तो आपको दिख जाएगा वहां पर बनेगा। और किस सड़क को क्रॉस कर रही है? तो 130A नंबर सड़क को। ये हमारी हो गई लीलागर नदी। कहां से निकल रही है? तो आपको पकड़ना है दीपका पठार। क्लियर? और अब आपको पकड़ना है बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। ठीक है, तो बोरई नदी जो नीचे करतरा दिख रहा है,
करतला ब्लॉक, करतला ब्लॉक का दक्षिणी हिस्सा, करतला ब्लॉक का दक्षिणी हिस्से से निकलती है बोरई, ये बोरई नदी कहीं, ये आपका ऐसे, ये शक्ति जिले, ये शक्ति जिले में की तरफ आपका निकल जाएगी। इस नदी का नाम है आपका बोरई नदी। जब मैं आपको शक्ति जिला पढ़ाऊंगा तो वहां पर एकदम स्पष्ट रूप से सारी चीजें बताऊंगा। ये नदी का नाम है बोरई नदी, और इस नदी का नाम है आपका, ये जो नदी दिख रही है इस नदी का नाम है आपका लीलागर, लीलागर, या इसी को बोलते हैं निडिला, क्या बोलते हैं, निडिला नदी। क्लियर। ये जो भैंसमा है, भैंसमा और करतला के बीच में एक पहाड़ी आपको याद रखना है, दमगरही पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, दमगरही पहाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, दमगरही पहाड़। और अगर आपको पूछेगा तुम्बाड़, चैतुरगढ़ और लाफागढ़, ये जो पहाड़ी हिस्सा है तुम्बाड़, चैतुरगढ़ और लाफागढ़, ये पहाड़ी हिस्सा किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है ये पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा है। इसी में आपको लाफागढ़ जो है ना, इसकी ऊंचाई याद रखनी है, लाफागढ़ की ऊंचाई है 1048 मीटर, 1048 मीटर, 1048 मीटर किसकी ऊंचाई है, लाफागढ़ की जगह तुम्बाड़ लिख देते, सॉरी, ये यहां पर लाफागढ़, ठीक है, लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है 1048 मीटर, 1048 मीटर, 1048 मीटर किसकी ऊंचाई है, लाफागढ़। बनेगा, ये आपको याद रखना है इतनी चीजें, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं और स्पॉट को चेक करते हैं। देखिए सबसे प्रमुख स्थानों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको पकड़ना है एल, सबसे पहले आपको पकड़ना है एल सी टी, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखिए, एल सी टी। एल से आपका लाफागढ़, लाफागढ़, सी से आपका चैतुरगढ़, और टी से आपका तुम्बाड़। दिख रहा है, तुम्बाड़ ऊपर में है, नीचे में है लाफागढ़, और बीच में आपका चैतुर। ध्यान से सुनिए, सबके बारे में कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले लाफागढ़, लाफागढ़, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। पहला प्रश्न लिखते चलेगा, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। क्यों चित्तौड़गढ़ से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि चित्तौड़ जो था राजस्थान का, चित्तौड़ आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चित्तौड़ जो था वो अभेद्य किला था, माना जाता है वो अभेद्य है। एक तो दुर्गम पहाड़ियों में भी चित्तौड़ भी था, समझ आ रहा है, और दूसरी बात ये अभेद्य किला था। जब आप अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे जो राजस्थान से गुजरती है, तो उसी अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही बसा हुआ एक अभेद्य किला था चित्तौड़गढ़, और ये भी पहाड़ियों पर बसा हुआ है लाफागढ़, इसलिए इसकी तुलना की जाती है चित्तौड़गढ़ से, और कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का क्या है, चित्तौड़। कौन सी पहाड़ी, लाफागढ़, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये क्या है, एक दुर्गम अभेद्य किला है। अभेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, मतलब जिसको पार न किया जा सके, समझ आ रहा है, अभेद्य किला, ये दुर्गम अभेद्य किला है। दुर्गम और अभेद्य किला कहा किसने है, तो ये दुर्गम और अभेद्य किला कहा है मिस्टर वेलगर ने। किसने कहा है, मिस्टर वेलगर। आपको बार बार पूछेगा कि किस इतिहासकार ने या किस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का दुर्गम और अभेद्य किला कहा है, तो आपको याद रहेगा मिस्टर वेलगर, याद रखेंगे। यहां पर ये जो लाफागढ़ है, ये लाफागढ़ अगर देखा जाए तो ये कलचुरी शासकों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। कलचुरी वंश में आपको पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे कलचुरी वंश। तो ये जो लाफागढ़ है ये किन शासकों के अधीन क्षेत्र था, तो कलचुरी शासकों के अधीन क्षेत्र था, कलचुरी शासकों के अधीन क्षेत्र, याद रखेंगे। और इन्हीं कलचुरी शासकों में आपको दो नाम पकड़ने हैं। एक नाम है आपका पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ये राजा का नाम है कलचुरी राजाओं में, पृथ्वीदेव प्रथम। क्यों इनके नाम को याद रखना है, क्योंकि ये जो किलेबंदी है, यानी दुर्ग किले का जो निर्माण कराया था, किलेबंदी का जो कार्य कराया था, वो किस राजा ने कराया था, पृथ्वीदेव प्रथम। इसलिए मैंने लिखा है कलचुरियों के प्रभाव क्षेत्र में लाफागढ़ शामिल था, समझ आ रहा है। तो किलेबंदी का कार्य किसने कराया था, तो आपको याद रखना है किलेबंदी या किले का निर्माण किसने कराया था इस क्षेत्र में, तो किलेबंदी या दुर्ग का निर्माण कराया पृथ्वीदेव प्रथम। क्लियर ना। इसके 3 द्वार है, इस किले के 3 द्वार हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जब आप जाएंगे ना, एकदम दुर्गम किला, अब तो खैर थोड़ा बहुत खंडित हो गया है, बहुत सारा खंडित हो गया है, लेकिन अभी आपको याद रखना है, जब आप जाएंगे तो यहाँ 3 द्वार मिलेंगे।
उन 3 द्वार को कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना है सहम। जब आप जाएंगे तो सहम जाएंगे, डर जाएंगे। स ह म। देखिए किलेबंदी में 3 द्वार, स ह म, सहम। ठीक है। स से सिंह द्वार, ह से हुंकारा और मे से मेनका। ठीक है, हुंकार। ठीक है, सिंह द्वार, हुंकारा, ये हुंकारा है ना, हुंकारा द्वार और मेनका द्वार, 3 द्वार है। स ह म। किलेबंदी का कार्य किसने कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम। इसके साथ ही साथ दूसरे राजा का भी नाम आपको याद रखना है। उस राजा का नाम है रत्नदेव प्रथम। नाम याद रहेगा? रत्नदेव प्रथम। ये पृथ्वीदेव प्रथम का नाम याद रख लीजिए और उसके बाद रत्नदेव प्रथम। खैर अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले रत्नदेव प्रथम आएंगे, लेकिन मैं जानबूझ के, क्योंकि किलेबंदी पर चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने नाम बताया पृथ्वीदेव प्रथम। पहले आएंगे ये और बाद में आते ये पृथ्वीदेव प्रथम, लेकिन मैं किलेबंदी के कारण इनका नाम पहले बता रहा हूं। अब रत्नदेव प्रथम के बारे में बात करें तो रत्नदेव प्रथम ने यहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया लाफागढ़ में, जिसका नाम है महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ये कई स्थानों पर निर्मित कराया कलचुरी शासकों ने। ठीक है, महिषासुरमर्दिनी मंदिर है, शक्ति की उपासना की होती है, माता दुर्गा का एक स्वरूप है महिषासुरमर्दिनी। समझ आ रहा है? इन मंदिरों का निर्माण कलचुरी शासकों ने कई क्षेत्रों में कराया और उन्हीं में से एक था आपका लाफागढ़ में महिषासुरमर्दिनी का निर्माण। मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपको याद रखना है रत्नदेव प्रथम। ये दोनों नाम याद रहेगा। ये आपको पकड़ना है लाफागढ़। लाफागढ़ के ऊपर बढ़ते हैं सी से आपको पकड़ना है चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। ये मत सोचिएगा कश्मीर नहीं है, ठीक है, मॉरिशस है तो कश्मीर भी है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं? चैतुरगढ़ बनेगा, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। इस चैतुरगढ़ के बारे में आपको पकड़ना है। अच्छा, कश्मीर क्यों कहते हैं? इस प्राकृतिक वादियों में बसा हुआ क्षेत्र है। समझ आ रहा है? प्रकृति की गोद में एकदम सुंदर क्षेत्र है। प्राकृतिक वादियों में घिरे होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, चैतुरगढ़ बनेगा। अगली बात, यहां भी ये भी जो क्षेत्र है ये भी कलचुरियों के प्रभाव क्षेत्र में था। कलचुरी शासकों के प्रभाव क्षेत्र, कलचुरी शासकों का प्रभाव क्षेत्र बनेगा, कलचुरी शासकों का प्रभाव क्षेत्र। ठीक, यहां भी आपको नाम पकड़ने हैं 2 राजाओं के, पहला और दूसरा। पहले राजा का नाम पकड़ना है कलिंगराज, जो कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक था। कलिंगराज, क्या नाम आपको पकड़ना है? एक राजा का नाम पकड़ना आपको कलिंगराज, ये कलचुरी शासक है कलिंगराज। ठीक है, और दूसरे राजा का नाम पकड़ना आपको बहरेंद्र शाह है। जो हम कलचुरी शासक पढ़ेंगे ये सभी नाम आपको फिर मिलेंगे। यहां देखिए, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, 2 राजा। कलिंगराज ये तो संस्थापक ही है, फाउंडर है। और आपको पकड़ना है बहरेंद्र शाह। कलिंगराज के बारे में आपको पकड़ना है कि कलिंगराज ने यहीं पर एक मंदिर का फिर निर्माण कराया। मैंने अभी नाम बताया था महिषासुरमर्दिनी। तो महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम आएंगे ना। महिषासुरमर्दिनी मंदिर जो है, महिषासुरमर्दिनी मंदिर, इसका निर्माण कहां पर? चैतुरगढ़ में किसने कराया? तो आपको पकड़ना है कलिंगराज। क्लियर? और यहां भी कलचुरियों ने किलों का निर्माण कराया था। यहां किले का निर्माण कराएंगे बहरेंद्र शाह, बहुत आगे चल करके 15वीं शताब्दी के आसपास, मोटा मोटा 15th सेंचुरी एडी में। क्योंकि कलिंगराज तो मान के चलिए 1000, कलिंगराज जब अपना स्थापना करेगा छत्तीसगढ़ में, कलचुरी वंश की स्थापना करेगा, तो कलिंगराज का टाइम पीरियड है 1000, क्योंकि 1000 ईस्वी से ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की शुरुआत होती। तो 1000 मतलब 11वीं शताब्दी ले लीजिए। समझ आ रहा है? तो मंदिर का निर्माण हुआ 11वीं शताब्दी में, लेकिन यहां पर किले का निर्माण कौन कराएगा? बहरेंद्र शाह। तो किलेबंदी का कार्य, समझ आ रहा है? यहां भी किलेबंदी या किले का निर्माण किसने कराया? किलेबंदी का कार्य। तो आपको पकड़ना है किलेबंदी का कार्य किसने करवाया? बहरेंद्र शाह, एक कलचुरी शासक है बहरेंद्र शाह। इनके बारे में बताऊंगा। जो छुरी कोस गई है ना, उसको अपनी राजधानी बनाएंगे, बहरेंद्र शाह। क्लियर? ये दोनों नाम याद हो गया। अब आते हैं
तुम्मान। क्या है? तुम्मान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम्मान। क्यों इंटरेस्टिंग है? जो तुम्मान दिख रहा है, कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी है। और पहली राजधानी मतलब पहले राजा की होगी, और पहला राजा है कलिंग राज, तो कलिंग राज की राजधानी थी तुम्मान। 3 राजाओं की है, ऐसा नहीं है कलिंग राज, लेकिन कलिंग राज की पहली राजधानी, यानी छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी का श्रेय किसको है? ध्यान से सुनिएगा, तुम्मान। ठीक है, और ये किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी आपका जो संस्थापक है, संस्थापक क्या नाम है? कलिंगराज। संस्थापक का नाम है कलिंगराज, उनकी राजधानी रही, कलिंगराज की राजधानी रही। ठीक है, कलिंगराज के बाद एक राजा बनेंगे कमलराज, कमलराज की राजधानी रही। और कमलराज के बाद एक राजा बनेंगे रत्नदेव प्रथम। ये जो है ना रत्नदेव प्रथम, ये भी यहाँ से शासन किए, बाद में रत्नदेव प्रथम ने राजधानी बदल दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको पकड़ना है रत्नदेव प्रथम। ठीक है, ये आपका 1000 से 1025, 1025 से 1045 और 1045 से 1065, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। समझ आ रहा है? राजधानी रत्नदेव की भी रहेगी, लेकिन बाद में राजधानी परिवर्तन कौन करेंगे? तो याद रखिएगा रत्नदेव प्रथम। समझ आ रहा है? इनकी कुछ समय के लिए राजधानी रहेगी तुम्मान, लेकिन राजधानी परिवर्तन कौन करेंगे? रत्नदेव प्रथम। और ये वही रत्नदेव प्रथम है जो लाफागढ़ में क्या बनवा रहे हैं? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ये वही कलिंगराज हैं जो चैतुरगढ़, जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर है, वहां क्या बनवा रहे हैं? महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। ये समझ आ रहा है? इसलिए लाफागढ़, चैतुरगढ़ और तुम्मान को आपको पकड़ के रखना है। बनेगा कि नहीं? इस तुम्मान में कुछ प्रमुख मंदिरों को आपको याद रखना है। यहां भी मंदिर है, और यहां पर मंदिर 2 राजाओं ने बनवाए हैं। एक तो आपका रत्नदेव प्रथम, ये जो नाम आपको दिख रहा है, रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम। समझ आ रहा है? रत्नदेव प्रथम ने यहां पर मंदिर बनवाए, देखिएगा ध्यान से। ये रत्नदेव प्रथम है ना, इन्होंने 2 मंदिर बनवाए यहां पर, 2 मंदिर। मैं दोनों के नाम आपको दिमाग में एकदम अच्छे से बस जाने चाहिए ना। एक आपका है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक आपका है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बोलिए रत्नेश्वर महादेव। समझ आ रहा है? रत्नेश्वर महादेव मंदिर। और दूसरा है आपका पृथ्वीदेवेश्वर तो बनाएंगे, बंकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर और बंकेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? बंकेश्वर महादेव मंदिर। ये दोनों नाम याद रखिए, रत्नेश्वर और बंकेश्वर। ठीक है, ये दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पकड़ना है रत्नदेव प्रथम। रत्नेश्वर महादेव मंदिर राजधानी में और बंकेश्वर महादेव मंदिर, इन दोनों मंदिरों का निर्माण कराया रत्नदेव प्रथम। और फिर आपको पकड़ना है दूसरा नाम पृथ्वीदेव प्रथम। मतलब ये बताऊं आपको, पृथ्वीदेव प्रथम हमारा कोड जो है ना LCT है, तो चैतुरगढ़ में बस छोड़ दीजिएगा। मतलब ऊपर तुम्मान ऊपर है और लाफागढ़ सबसे नीचे है। इन दोनों में 2 राजाओं का नाम याद रखिएगा, रत्नदेव और पृथ्वीदेव, कॉमन है। समझ आ रही है कि नहीं? दोनों कॉमन है, मिक्स नहीं होगा आपको। बीच का बस कश्मीर को छोड़ के रखना है। कश्मीर में कलिंगराज मंदिर बनवाएगा और किला बनवाएंगे बाहर साइड, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। क्लियर? पृथ्वीदेव प्रथम, इनके बारे में भी 2 फैक्ट आपको पकड़ना है। 2 फैक्ट। एक, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर ये भी बनवाएंगे अपने नाम पर, पृथ्वीदेवेश्वर। उनके नाम पर रत्नेश्वर, इनके नाम पर पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर। याद रखेंगे? तो एक मंदिर इनके नाम पर आपको पकड़ना है पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर बनेगा। और दूसरा काम क्या करेंगे? ये जो बंकेश्वर मंदिर है ना, उसकी चतुष्किका का निर्माण कराएंगे। तो एक चीज और, ये जो बंकेश्वर मंदिर की चतुष्किका, अभी बता रहा हूं, ये जो बंकेश्वर मंदिर है, बंकेश्वर मंदिर की, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि चतुष्किका का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पकड़ना है बंकेश्वर मंदिर की चतुष्किका का निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम। क्लियर हुआ? ये तीनों फैक्ट आपको इतना याद रखना है इन तीनों से। चले आगे। चलिए, अगला स्थल है आपका पाली। अगला स्थल आपका है पाली, 130 नंबर सड़क पर। पाली आपका
तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है और आपका विकास खंड भी है। इसका प्राचीन नाम है झांझनगर। झांझनगर। अगर हम पाली की बात करें तो पाली कलचुरी शासकों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। कलचुरी शासकों का प्रभाव क्षेत्र रहा, शासकों का प्रभाव क्षेत्र रहा, बनेगा। यहां प्रमुख रूप से जो आपको पकड़ना है, यहां पाली का शिव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पाली का शिव मंदिर, ठीक है, पाली का प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर एक संरक्षित स्मारक है ना, ये एक संरक्षित स्मारक है, पाली का प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण अगर हम देखें तो इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कराया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको ना, बाणवंशी शासक, नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, किसका निर्माण किस राजा ने कराया था? तो बाणवंशी शासक, कलचुरी राजा नहीं, बाणवंशी राजा विक्रमादित्य। क्लियर? लेकिन इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब होता है कि जब कोई मंदिर मान लीजिए थोड़ा बहुत टूट फूट गया है तो उसको एक तरीके से कह लीजिए कि उसको फिर से थोड़ी तरीके सजाना, बसाना, ठीक करना, समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार किस राजा ने किया था? तो याद रखिएगा, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक। नाम है देखिएगा जाजल्य देव प्रथम। क्या नाम है देखना है? जाजल्य देव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम याद हो गया, याद हो गया, रत्नदेव प्रथम याद हो गया, और जाजल्य देव प्रथम। देखिए कितने सारे राजा आपको नाम याद हो गए। कलिंग राज याद हो गया, कमल राज याद हो गया, और बहारेंद्र साहब, इतने सारे तो एक बार में याद हो गए, ठीक है। जाजल्य देव प्रथम। जीर्णोद्धार किसने कराया? जाजल्य देव प्रथम। ये पाली का शिव मंदिर। पाली से ऊपर चलते हैं, पाली से ऊपर चलेंगे तो चैतमा, बस आपको नाम याद रखना है, और उसके ऊपर चलेंगे तो कटघोरा। कटघोरा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, कटघोरा क्योंकि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ता है। कटघोरा, कटघोरा आपको याद रखना है किस नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना अहिरन, अहिरन, या इसी को बोलते हैं जटाशंकर। अहिरन या जटाशंकर, ये किस नदी के तट पर है? तो नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है ये? अहिरन, याद रखेंगे, अहिरन नदी के तट पर है आपका कौन सा? कटघोरा क्षेत्र। कटघोरा क्षेत्र में आपको पकड़ना है कि इसी कटघोरा में आपको याद रखना है कि 1930 के दौरान, जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का, तो 1930 के दौरान यहीं पर आपको पकड़ना है क्या हो रहे थे? जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हो रहे थे 1930 में, वर्ष 1930 में। और भारत में इस दौरान 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन, समझ आ रहा है? उस दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हो रहे थे, और इस जंगल सत्याग्रह का एक बड़ा केंद्र रहा, एक जंगल सत्याग्रह का एक बड़ा केंद्र रहा क्या? हमारा कटघोरा। तो कटघोरा इसलिए भी याद रखना आपको, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपको पकड़ना है कोरबा। पाली कटघोरा के बाद आपको पकड़ना है कोरबा। कोरबा, कोरबा जिले का मुख्यालय भी है, तहसील भी है, विकास खंड भी है, और विधानसभा क्षेत्र भी है। क्लियर? कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी। तो पहला ही बात इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा। अब अगर ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी किस तरीके से ये प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से एनर्जी उत्पादन होता है, थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं। ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा, यहीं से पहले इसी को जोड़ करके हम याद करेंगे ऊर्जा। ध्यान से सुनिएगा, ऊर्जा, एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा कोरबा से। बस आपको पकड़ना है कि कोरबा से एक तो तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर प्रोडक्शन भी होता है, और दूसरा कोरबा जिले से आपका जल विद्युत ऊर्जा जो हाइड्रो पावर है वो दोनों होता है। समझ आ रहा है? ताप विद्युत भी होता है, ताप विद्युत मतलब थर्मल पावर, ठीक है, ताप विद्युत मतलब थर्मल पावर, ये भी होता है, और जल विद्युत उत्पादन भी होता है।
जल विद्युत उत्पादन। अकेले कोरबा जिले की बात कर रहा हूं अभी मैं, जल विद्युत उत्पादन बनेगा, दोनों होता है। अगर हम ताप विद्युत की बात करें तो ताप विद्युत में कुल उत्पादन मात्र कोरबा जिले से है 1840 मेगावाट, केवल कोरबा जिला। ध्यान से सुन लीजिए, एकदम लेटेस्ट आंकड़े सारी चीजें बता रहा हूं। और जल विद्युत की बात करेंगे तो जल विद्युत में आपको पकड़ना है 120 और 121.7 मेगावाट, ठीक है, 121.7 मेगावाट अकेले कोरबा जिले से। कितना? 1840 मेगावाट, सोच लीजिए, इसीलिए तो इसको ऊर्जा राजधानी क्या है। अब ये जो है, ये दो इसके मेन तरीके से देखा जाए तो दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक है आपका कोरबा पूर्व, एक आपका है कोरबा पूर्व, बनेगा, एक है आपका कोरबा पूर्व, ठीक है, और एक आपका है कोरबा पश्चिम। ये दो क्षेत्रों में टूटा हुआ है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। मैं जैसे बताऊंगा वैसे याद है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। 1840 मेगावाट का 500 मेगावाट, इसमें से 500 मेगावाट का उत्पादन करता है कोरबा पूर्व, बच गया 1340, बचा 1340 मेगावाट का उत्पादन करता है आपका कोरबा पश्चिम, बनेगा, एकदम क्लासिफाई कर। अब कोरबा पूर्व में 4 यूनिट है, कितनी यूनिट? 4, जिसमें से 3 बंद हो चुकी है। 4 यूनिट, इन चारों के ईयर तक पूछे जाते हैं। 4 यूनिट है, तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, यूनिट 1, ठीक है ना, यूनिट 2, समझ जाएंगे ना, यूनिट 2, यूनिट 3, और चौथे का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो चौथा यूनिट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोरबा पूर्व, ये चौथा यूनिट है। 4 यूनिट, यूनिट 1, 2, 3, 4, क्लियर। यूनिट 1 की स्थापना हुई थी 1958, 58 के बाद आपको पकड़ना है। यूनिट 2 की स्थापना हुई थी 66, अभी कोड बताऊंगा, 58, 66, 76, ठीक है, 58, 66 और 76। और कोरबा जो तीसरी यूनिट है, इसकी स्थापना हुई थी 1976। 58, 66, 76 याद रहेगा, 58, 66, 76, 58, 66, 76। ये 66 से 68 2 साल तक चला था बनने में, ठीक है, और ये 76 से 81, ये 5 साल लग गया बनने में, समझ आ रहा है। 58, 66, 76 याद रहेगा, 58, 66, 76। अच्छा, ये जो यूनिट थी 58 में जो बनी, बहुत पुरानी यूनिट थी, कहा जाता है कि अमेरिका और जापान के सहयोग से बनी थी। किसके सहयोग से बनी थी? तो यूएसए और जापान के सहयोग से बनी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसको आगे चल करके बंद कर दिया गया, बहुत पहले इसको बंद कर दिया गया था। किस यूनिट को? आपका यूनिट फर्स्ट को, बहुत पहले, क्योंकि 58 में बनी थी, आज़ादी के वही कुछ वर्षों बाद, समझ आ रहा है। बाद में ये एफिशिएंट नहीं रही, उपयोगी नहीं रही, और इसको बंद कर दिया गया, क्लियर हुआ। दूसरा आपको पकड़ना है यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 जो है, इसमें आपका उत्पादन होता था 50 के 4, यानी 200 मेगावाट। कितना उत्पादन होता था इसमें? 50 की 4 यूनिट थी, 50 की 4, समझ आ रहा है। टोटल 200 मेगावाट का उत्पादन होता था बोल रहा हूं, लेकिन ये भी बंद कर दिया गया, ठीक है। ये तीसरी यूनिट जो है, यहां पर उत्पादन होता था कितना? 120 का 240 मेगावाट, 120 का 2 यूनिट था, मतलब 240 मेगावाट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, इन दोनों को भी बंद कर दिया गया, समझ आ रहा है। इन दोनों की भी क्या कर दिया गया? बंद। इसको बोलते हैं डी कमिश्निंग। क्या कर दी गई? डी कमिश्निंग, मतलब ये अब एफिशिएंट नहीं है, समझ आ रहा है। जितना कोल जा रहा है ऊर्जा में, उसका रूपांतरण बहुत कम कर पा रहे थे, एफिशिएंट ना होने के कारण इनको क्या कर दिया गया? बंद। ये सेकेंड और थर्ड दोनों यूनिट बंद है, समझ आ रहा है। इसकी डीकमिश्निंग की गई, अच्छे से याद रखिएगा, इसकी डीकमिश्निंग यानी ये जो बंद किया गया सेकेंड यूनिट, इसको बंद किया गया 2019 में, जब कोविड चल रहा था। 2019 में वैश्विक स्तर पर कोविड आ गया था, और 2020 में भारत में बहुत तेजी से आया, तो 2020 में इसको बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? तो याद रखिएगा 2019-20, मतलब ये तीनों ऊपर की बंद है। अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, 200, 240 इसको काउंट करना ही नहीं, बनेगा। अंतिम में आपको पकड़ना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो वर्तमान में चल रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2007 में। इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2007, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2007। यहां पर
250 की 2 यूनिट है। कितनी है? 250 की 2 यूनिट है, यानी 500 मेगावाट, और अभी भी उत्पादन हो रहा है, यही चल रहा है अभी। इसलिए कोरबा पूर्व से टोटल उत्पादन कितना लिखा हूं मैं, इसीलिए 500 मेगावाट। ये समझ आ गया होगा आपको। 58, 66, 76 और 2007। अरे बनेगा। इसके बाद आपको पकड़ना है कोरबा पश्चिम, यहां से सबसे ज्यादा भारी भरकम 1340 मेगावाट। क्लियर? इसमें दो आपको याद रखने हैं यूनिट को, यूनिट 1 कह लीजिए, इसका नाम भी बता रहा हूं, और यूनिट 2 इसका भी नाम बता रहा हूं। 2 यूनिट। यूनिट 1 का नाम है आपका हसदेव ताप संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इसका नाम है हसदेव ताप विद्युत, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र इसका नाम है, ठीक है। और इसका नाम है हसदेव या पश्चिम विस्तार कहते हैं, कोरबा पश्चिम विस्तार, ठीक है, वेस्टर्न एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है, कोरबा पश्चिमी विस्तार, ठीक है, कोरबा वेस्टर्न एक्सटेंशन कहते हैं, यूनिट 2। याद कैसे करेंगे? इन दोनों की स्थापना कब हुई? तो इसको याद रखना है 83 और इसको याद रखना है 13। ये 1983 होगा और ये 2013 होगा। 83 और 13 बड़ा आसान याद करना, 83 13, 83 13, 1983 और 2013 एकदम एग्जैक्ट। इधर आपका 58, 66, 76 वो ठीक है 68 में बना, लेकिन 66 76 फ्लो में बन जाएगा, और 2007 ये तीनों बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, यही चल रहा है। इन दोनों में दोनों चल रहे हैं, ये 1983 में बना, 83 में, ये 2013। क्लियर? यहां पर आपको अगर इसकी बात करें हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की, तो यहां पर 210 के 4 यूनिट हैं, 210 की 4 यूनिट लगी। समझ आ रहा है? 210 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए तो 840 मेगावाट, अकेले 840 मेगावाट तो यही दे रहा है। कौन? हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। समझ गया? अब 1340 में से 840 यही निकल गया, बचा 500। 500 की 1 यूनिट यहां पर लगी, 500 की 1 यूनिट यहां पर लगी है, 500 मेगावाट बनेगा। और ये 840 और 500 मिलाकर कितना हो गया? 1340 हुआ। तो 1340 ये पूरा यहां से आ रहा है, और दूसरा 500 यहां से आएगा, तो 1340 और 500 कितना हो गया? 1840, अकेले कोरबा जिले से। मेरी बात समझ आई? दूसरा, अगर जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत में आपको पकड़ना है 121.7। अभी कैसे तोड़ रहा हूं, केवल कोरबा जिले से ना, ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कोरबा जिले। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, 2। एक तो आपका हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर जो हसदेव बांगो है, जो हसदेव बांगो परियोजना है ना, उसको भी परिवर्तित किया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। वो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो मतलब जल परियोजना, और हाइड्रो पावर जुड़ गया मतलब जल विद्युत, जब उससे विद्युत भी बनाया जाए, मैं हाइड्रो पावर बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है हसदेव हाइड्रो पावर, यानी जल विद्युत हाइड्रो पावर, इसको हाइड्रो पावर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो पावर परियोजना। अरे बनेगा हसदेव जल विद्युत परियोजना। क्लियर? हसदेव नदी पर है। ये कितना है? अच्छा, कब इसका निर्माण हुआ? तो आपको याद रखना 1994, 1994 में। ध्यान से सुन लीजिएगा, 67 में हाइड्रो प्रोजेक्ट बना, जल परियोजना बहुत पहले बन गई थी 1967 में, लेकिन विद्युत कब बनाना शुरू हुआ? इन 1994, 1994 में। तो जल विद्युत परियोजना कब शुरू हुई? वर्ष 1994 में। बनेगा 1994 में। जल से आपको याद रखना है, जल से 40 × 3 120 मेगावाट तो अकेले यहीं से मिल जाता है। समझ आ रहा है? 40 की 3 यूनिट है जो जल से, नदी के जल से क्या बना रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। समझ आया? इन 1994 इसको डेवलप किया गया था। 120 हो गया, अब कितना बचा है? 1.7। अरे बना है, इसको बोलते हैं कोरबा पश्चिमी नाला। समझ आया? कोरबा पश्चिमी नाला याद है, कोरबा पश्चिमी नाला विद्युत परियोजना बनेगा, विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिमी नाला, ठीक है। ये जो नाले पर बना, इसको बनने में बहुत साल लग गए, 2003 से 9 बहुत लंबा समय लग गया।
लेकिन बना कितना पता है, कितना बनाता है? केवल 0.85 1 मेगावाट भी नहीं, 0.85 का 2, 0.85 का 2, ये समझ आ रहा है? 2 यूनिट है, जो 2 लिखा हूं मतलब 2 यूनिट है, 1 यूनिट ऐसे है, 1 यूनिट ऐसे है, समझ आ रहा है? यहां 40 की 3 यूनिट है, 1 2 3, क्लियर हुआ? तो कितना हो जाएगा? 0.85 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 1.7 मेगावाट होगा कि नहीं होगा? 1.7 1.7 मेगावाट, क्लियर? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 120 और एक 1.7, तो कितना आ जाएगा? 121.7। इसके आगे चलिए, इसके आगे अभी आपको, ये तो राज्य सरकार का हो गया, ये जितनी चीजें थी राज्य सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की। अब आपको केंद्र सरकार की देखना है। तो केंद्र सरकार का एक बड़ा उपक्रम, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का एक बड़ा उपक्रम यहां पर काम करता है, और केंद्र सरकार के उपक्रम का नाम है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एनटीपीसी। सुने होंगे एनटीपीसी, ठीक है? एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी, ठीक है? भारत सरकार की एनटीपीसी। एनटीपीसी की छत्तीसगढ़ में वैसे तो 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3। कौन कौन से जिले में? तो एक आपको पकड़ना है कोरबा जिला, दूसरा पकड़ना है आपको बिलासपुर, सीपत बताऊंगा, और तीसरा आपको पकड़ना है रायगढ़, लारा। 3 यूनिट है, समझ आ रहा है? वो हम जैसे जैसे जिला कवर करेंगे उन तीनों यूनिट्स पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा कोरबा जिला देखेंगे। आपको बताया हूं अभी जगह का नाम है जमनीपाली, वो 149 बी नंबर सड़क पर। हाँ, तो याद रखिएगा जमनीपाली, जमनीपाली, जमनीपाली कोरबा, ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। कब हुई थी स्थापना? वर्ष 1978, 1978 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। किसकी? एनटीपीसी जमनीपाली, ठीक है? अगर हम इसकी कुल विद्युत क्षमता देखें, विद्युत क्षमता, तो इसकी विद्युत क्षमता है आपका 2600 मेगावाट, 2600 मेगावाट। सोचिए, केंद्र सरकार का उपक्रम है एनटीपीसी, इसलिए तो कोरबा को ऊर्जा राजधानी बोल रहे हैं। एनटीपीसी याद रखिएगा 2600 मेगावाट। इस 2600 मेगावाट में आपको याद रखना है 500 मेगावाट की 4 यूनिट है, मतलब 2000 हो गया। अरे हुआ 500 मेगावाट की 4 यूनिट, यानी 2000 मेगावाट, बच गया 600, तो 200 की 3 है, 200 मेगावाट की 3 यूनिट है, और ये हो गया 600 मेगावाट, और टोटल मिलाकर के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2600 मेगावाट अकेले एनटीपीसी जमनीपाली। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ताप, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पश्चिमी ग्रिड को भेजा जाता है। भारत में कहाँ भेजा जाता है? पश्चिमी ग्रिड, मतलब जो पश्चिम के जो राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दमन द्वीप हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? उन क्षेत्रों में भेजा जाता है, क्लियर? तो ये जो विद्युत आपूर्ति होती है किधर होती है? तो आपको याद रखना है ये विद्युत आपूर्ति पश्चिमी ग्रिड को करती है। पश्चिमी ग्रिड यानी जो भारत के पश्चिम के राज्य हैं, जैसे गुजरात, ठीक है, गुजरात, आपका राजस्थान में भी थोड़ा बहुत चले जाता है, राजस्थान, मध्य आपका महाराष्ट्र, दमन द्वीप, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत हमारी क्या होती है? विद्युत आपूर्ति एनटीपीसी के माध्यम से होती है। याद रहेगा एनटीपीसी, ये आपका केंद्र सरकार का उपक्रम। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको पकड़ना है, कोरबा में ही आपको पकड़ना है बाल्को। सुने हैं? बाल्को सबसे बड़ी कह लीजिए छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है, एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है, समझ आ रहा है? और एल्यूमिनियम के लिए अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। बाल्को, बहुत ध्यान सुनेगा, बाल्को की स्थापना कब हुई? आपको पकड़ना है बाल्को। बाल्को क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उत्पादन करता है, एल्यूमिनियम उत्पादन करता है बाल्को। बाल्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। कब हुई स्थापना? वर्ष 1965। और उत्पादन का प्रारंभ हुआ, तो उत्पादन इसका प्रारंभ हुआ था बाल्को का
वर्ष 1975। ठीक है, 10 साल बाद 65 में स्थापना हुई और 75 में क्या हुआ, उत्पादन शुरू। अच्छा, बाल्को की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है, एल्यूमिनियम मानेगा। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट। और आप देख रहे हैं कि बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो बॉक्साइट जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमने सरगुजा क्षेत्र देखा, वहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, 8 प्रदेशों में। और अगर हम बात करें कोरबा जिले में, तो कोरबा जिले में पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़, ये सभी तो बॉक्साइट के ही माइंस हैं। ये समझ आ रहा है, आपको पकड़ना है बाल्को। बाल्को किसके सहयोग से विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा बाल्को रूस और हंगरी के सहयोग से। किसके सहयोग से, बाल्को की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो आपको याद रखिएगा सहयोगी देश थे स्थापना में सहयोगी देश थे रूस और हंगरी। रशिया और हंगरी, इन देशों की सहायता से क्या किया गया था, बाल्को की स्थापना की गई थी। याद रखिए, एक बहुत बड़ा संयंत्र है छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम। इस बाल्को का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, याद आ रहा है किसको, स्टारलाइट कंपनी को, स्टारलाइट, अनिल अग्रवाल। याद रखिएगा कब, तो वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में क्या किया गया, इसका विनिवेश कर दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश। विनिवेश कब किया गया इसका, तो याद रखिएगा इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया वर्ष 2001 में, मतलब इस कंपनी के एक बड़े शेयरों को बेच दिया गया वर्ष 2001। किसको बेचा गया, तो आपको याद रखना है स्टारलाइट कंपनी को, स्टारलाइट कंपनी को भारत सरकार ने बेच दी। समझ आ रहा है, और लगभग 51% हिस्सा बेचा था, कितना, 51%। और 51% बेच दिया, मतलब मालिकाना हक किसके पास चला गया, स्टारलाइट कंपनी। और स्टारलाइट कंपनी के मालिक है अनिल अग्रवाल। क्या नाम आपको याद रखना है, अनिल अग्रवाल। स्थापना की थी भारत सरकार ने, लेकिन वर्तमान में चूंकि इसके 51% शेयर बेचे जा चुके हैं, और जिसके पास 50% + 1 होगा वही मालिकाना हक होगा उसके पास। तो आपको याद रखना है कंपनी का मालिकाना हक वर्तमान में स्टारलाइट कंपनी के पास है। वर्ष 2001 में डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश किया गया। समझ आ रहा है, ये आपको पकड़ना है कोरबा। आगे चलिए, देखिए शाही मुड़ी अगला स्थान है हमारा। अभी हमने कोरबा के पास देखा था शाही मुड़ी को। देखिए शाही मुड़ी जो है हमारा, ये केंद्र सरकार का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केंद्र सरकार का एक बहुत प्रमुख शैक्षणिक उपक्रम है। यह संस्थान है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यहीं पर आपको याद रखना है सीपेट की स्थापना की गई, सीपेट की स्थापना की गई। क्या है हमारा सीपेट, तो आपको याद रखना है सीपेट हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट, साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल, पी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा सीपेट। सीपेट जो है आपको याद रखना है, ये जो सीपेट स्याही मुड़ी में स्थापित किया गया है, ये सीपेट छत्तीसगढ़ का दूसरा, सेकंड है, छत्तीसगढ़ का दूसरा है। समझ आ रहा है, दूसरा है, क्लियर। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2018। इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 2018। यहीं से आपको याद रखना है कि तो फिर पहला कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहला है आपका रायपुर, ये जो भनपुरी है ना, भनपुरी के पास में है, भनपुरी, सीपेट भनपुरी कहते हैं या सीपेट रायपुर कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई वर्ष 2015। स्थापना को याद रखना है वर्ष 2015-16 के जो शैक्षणिक सत्र था उसमें इसकी स्थापना हुई थी, 2015-16 याद रहेगा। तो आपको ये स्याही मुड़ी भी दिमाग में रखना है। स्याही मुड़ी हो गया। अब स्याही मुड़ी से ऊपर चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्याही मुड़ी से आगे चलें तो कोरबा जिले में और क्या क्या हमको याद रखना है। अगर हम कोरबा जिले में शिक्षा की और बात करें तो कोरबा जिले में शिक्षा के और प्रमुख केंद्रों में सबसे पहले आपको मेडिकल कॉलेज याद रखना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ सरकार का, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये बिसाहू दास महंत जी के नाम पर है, याद रखिएगा।
किसके नाम पर है? बिसाहू दास महंत। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बिसाहू दास महंत, बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज बनेगा, बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज, इसकी भी स्थापना की गई है, बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज। आगे चलिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से आगे चलें तो यहीं पर आपका एक मंदिर याद रखना है, कोरबा में ही, कोरबा शहर में आपको याद रखना है सर्वमंगला मंदिर, सर्वमंगला मंदिर, ये शक्ति का एक स्वरूप है, ठीक है। सर्वमंगला मंदिर ये कोरबा शहर में स्थित है, सर्वमंगला मंदिर, ठीक है। शक्ति का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है हमारा सर्वमंगला मंदिर। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर प्रस्तावित यानी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आ चुके हैं शहर में या कोरबा जिले में परियोजना, तो आपको याद रखना है जो स्वीकृत हो चुकी है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको याद रखना है प्रस्तावित में एक तो आपको पकड़ना है हसदेव फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, हसदेव फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। जैसे हमारा राजनांदगांव में है फूड प्रोसेसिंग पार्क, वैसे स्थापित किया जाएगा यहाँ पर हसदेव फूड प्रोसेसिंग पार्क, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर चालू किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पकड़ना है हसदेव फूड प्रोसेसिंग के पार्क के साथ साथ आपको पकड़ना है सल्फर उत्पादन या प्रोडक्शन यूनिट स्थापित की जाएगी, सल्फर उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर संयंत्र की स्थापना की जाएगी यहाँ पर, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा एल्यूमिनियम पार्क विकसित किया जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, जमीन कई बार अलॉट हुई फिर हटी, अलॉट हुई हटी, अभी तक बना नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बना ही नहीं है। एल्यूमिनियम पार्क बनेगा, एल्यूमिनियम पार्क भी स्थापित किया जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना भी की जाएगी कोरबा में, बनेगा। यहाँ तक कोरबा, इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है कोरबा में, केवल कोरबा से। अब ऊपर चलिए, अब हम चलते हैं कोरबा के पास, अगला जो हमको पकड़ना है वो हमको पकड़ना है बूका जलाशय। दिख गया बूका, याद आ रहा है? बूका किस नदी के तट पर है? तो बूका जलाशय किस नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है हसदेव नदी के तट पर, एक पर्यटन स्थल है, हसदेव नदी के तट पर एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल है, ठीक है, प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। बूका जलाशय को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाए, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं इसकी प्राकृतिक सुंदरता की, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं इसको, बूका जलाशय। आपको लोकेट कर दिया था कहाँ है मैप में, बूका जलाशय, क्लियर। बूका के बाद अब आपको पकड़ना है एक प्रमुख और पर्यटन स्थल जिसका नाम है सतरंगा। क्या है? सतरंगा, ठीक है। सतरंगा एक पिकनिक स्पॉट है, सतरंगा एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा हसदेव नदी के एक किनारे पर, समझ आ रहा है? जो हसदेव बांगो डैम है ना, उस बांगो डैम का एक किनारा है, हसदेव बांगो डैम का एक क्या है? एक किनारा है। जो हसदेव बांगो गांव है ना, हसदेव बांगो डैम का एक क्या है? किनारा है, ठीक है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से विकसित कर रही है, पर्यटन स्थल के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको, किसको? सतरंगा। कई बार इसको संबंध में लिखा रहता है संदर्भ में कि इसको छत्तीसगढ़ का गोवा कहते हैं। अब गोवा गंगरेल को कहते हैं, इसको कहते हैं गोवा गंगरेल को ही कहते हैं, कई बुक्स इसको भी लिखे, कई गोवा इसको मिनी गोवा भी कह देते हैं। खैर यूट्यूबर ब्लॉगर लोग कहते हैं, हम उसको नहीं लेके चलेंगे ना, तो याद रखिएगा, बस आपको जितनी बातें हैं यही याद रखनी है, सतरंगा। अब आपको यहीं से आप चाहें तो हसदेव बांगो डैम को भी पकड़ लें, ठीक है, इसको भी यहीं से आप चाहें तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से। मैंने कहा हसदेव बांगो डैम का किनारा है, हसदेव बांगो जो डैम है ये छत्तीसगढ़ का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय
मल्टीपर्पज ना, एक दो पर्पज के लिए नहीं, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना? हसदेव बांगो परियोजना, या इसी को मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। हसदेव बांगो परियोजना, या इसी को मिनी माता कहते हैं। बता चुका हूं आप लोग को मिनी माता के बारे में। छत्तीसगढ़ की महिला सांसद, ठीक है, असम में इनका जन्म हुआ था, मीनाक्षी देवी, याद आ रहा है? तो मिनी माता परियोजना भी इसको कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक बहुउद्देशीय परियोजना है, केवल एक काम के लिए नहीं इसकी स्थापना की गई है, मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब इरिगेशन, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रियल वाटर जो औद्योगिक जल है उसकी आपूर्ति के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, समझ आ रहा है, फिशरीज के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, समझ आ रहा है, इसके साथ ही साथ पर्यटन के लिए, पर्यटन को लेकर के, और इसके अलावा हाइड्रो पावर, अभी हाइड्रो पावर पढ़ाया था, इसी पर है, 1994 में इसकी स्थापना हुई हाइड्रो पावर की। हसदेव बांगो जो है इसको मिनी माता परियोजना कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में, 1967, याद रखिएगा। और ये तो हाइड्रो पावर है ना, HP हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर, सॉरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर बोलेगा, पावर जुड़ गया, विद्युत, तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1994 में, समझ गए। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है HP, और ये है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पावर कब जुड़ेगा? 1994 में। बातें क्लियर हो गई। और 40 के 3 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर हम, मैंने कहा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई देखते हैं, याद रखिएगा, सिंचाई से अगर हम देखें तो सिंचाई जो हसदेव बांगो परियोजना से जो सिंचाई होती है उससे छत्तीसगढ़ के 919 ग्राम गांव में सिंचाई होती है। कितने गांव में? तो याद रखिएगा 919 ग्राम इससे लाभ प्राप्त करते हैं, वहां पर सिंचाई होती है, समझ आ रहा है। किन जिलों में इसके अब लाभ मिल रहा है? तो जिलों की अगर हम बात करें तो जिलों में एक तो आपका कोरबा बनेगा, कोरबा, दूसरा आपका चांपा, तीसरा आपका शक्ति, और चौथा आपका रायगढ़। इन 4 जिलों के 919 गांव इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होते हैं। कितने बड़े एरिया में इसकी सिंचाई होती है? तो आपको याद रखना है 4,20,580, 4,20,580 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, 4,20,580 वर्ग किलोमीटर में 4,20,580 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इससे क्या होता है? सिंचित क्षेत्र है इसका, मतलब इतने बड़े एरिया में सिंचाई होती है, समझ आ रहा है। इसके साथ ही साथ पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, समझ आ रहा है। पर्यटन के साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है। इंडस्ट्रियल वाटर, कोरबा जिले में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर भी आपको आपूर्ति होती है, समझते चलिएगा। ड्रिंकिंग वाटर, कोरबा शहर को भी पेयजल की आपूर्ति कर रहा है, मतलब बहुउद्देशीय परियोजना है। क्लियर? ये आपको याद रखना है हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना के बारे में, यहीं से जोड़ के बता दिया। क्या बता रहा था? सतरंगा, ठीक है। अब सतरंगा के बाद आप नीचे चलिए तो अजगर बहार तहसील मिलेगा। अजगर बहार तहसील के अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो रानी झरिया जलप्रपात है, ठीक है। और उसके आगे चलेंगे तो लेमरू, लेमरू जो आपका एलिफेंट रिजर्व। चल अब उस पर बात करते हैं, लेमरू। अगला है आपका लेमरू, लेमरू, समझ आ रहा है। लेमरू जो है ये क्या है? दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र, पहला चीज दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। आपको पकड़ना है कि ये छुरी यहां पर किसका विस्तार है? तो छुरी मातिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी मातिरिंगा उदयपुर पहाड़ी का क्या है? पहाड़ी का विस्तार आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लेमरू, ठीक है। यहां पर क्या चलाया जा रहा है? यहां पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना की जाएगी। याद रखिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण को लेकर। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी संरक्षण या गजराज, गजराज, गज कहते हैं ना, गजराज परियोजना भी कहते हैं। गज मतलब हाथियों के संरक्षण को लेकर, ये पूरा का पूरा हाथी वाला क्षेत्र है। इसकी घोषणा कब हुई? एलिफेंट गजराज। इसकी घोषणा हुई आपका 15 अगस्त 2019 में। कब इसकी घोषणा? तो इसकी घोषणा हुई है आपका 15 अगस्त 2019 में इसकी घोषणा की गई। कितना बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया गया? इसका क्षेत्रफल कितना होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट का?
तो याद रखिएगा 1995, 1995 किलोमीटर स्क्वायर, 1995 और 2019 याद रखिए, 2019 में घोषणा हो रही है और 1995 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। ये क्लियर हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 वन मंडल को शामिल किया गया। कितने वन मंडल को? 4 वन मंडल को शामिल किया गया। ये जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे ना, वन, तो फॉरेस्ट में मैं आपको बताऊंगा वन वृत्त क्या होते हैं, वन मंडल क्या होते हैं, वन परिक्षेत्र क्या होते हैं, सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी आपको दिमाग में रखना है कि छत्तीसगढ़ के 4 वन मंडलों को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से? तो आपको 4 के नाम याद रखने हैं। एक आपका कोरबा, दूसरा आपका कटघोरा दिख रहा है ना, कटघोरा, कोरबा। तीसरा आपका रायगढ़ का धर्मजयगढ़, ये रायगढ़ में, ठीक है। और चौथा आपको पकड़ना है सरगुजा वन मंडल। ये 4 वन मंडल शामिल है, कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा। ये 4 वन मंडल शामिल है किसमें? लेमरू एलिफेंट रिजर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है लेमरू भी हो गया हमारा। अब नीचे चलते हैं, लेमरू से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इधर आपका छुरी कोस गई। देखिएगा ध्यान से, छुरी कोस गई। अभी आपको बताया था कि 149 बी मार्ग पर स्थित है, ठीक है। छुरी कोस गई। दूसरी बात, ये पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, इतिहास से जुड़ेगा, महत्व का स्थल है। यह स्थल अगर देखा जाए तो पुटका पहाड़ पर स्थित है। किस पहाड़ पर स्थित है? यह स्थल पुटका पहाड़, अभी आपको मैप पढ़ाते समय बताया था, पुटका पहाड़ पर स्थित है। पुटका पहाड़, यहाँ से आपको बॉक्साइड मिलेगा, पुटका पहाड़ पर स्थित है। ये छुरी कोस गई। ये भी जो क्षेत्र है ये कलचुरी शासकों के प्रभाव क्षेत्र में शामिल रहा, यानी कलचुरी शासकों की राजधानी रही। ये कलचुरी शासकों की राजधानी रही, कैपिटल रहा। क्या? छुरी कोस गई। क्लियर? इसको अपनी राजधानी बनाया किस शासक ने था? तो आपको पकड़ना है बाहरेंद्र साय। अभी नाम याद आ रहा था बाहरेंद्र साय का। वही बाहरेंद्र साय हैं जिन्होंने चैतुरगढ़, छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है, वहां पर किलेबंदी कराई थी। ये वही बाहरेंद्र साय है। तो बाहरेंद्र साय ने ही क्या किया है? यहाँ पर राजधानी का निर्माण कराया। ये क्लियर? 15वीं शताब्दी के आसपास की घटना है। कब की? तो 15वीं शताब्दी के दौरान बाहरेंद्र साय ने क्या की थी? यहाँ पर राजधानी की स्थापना। साथ ही साथ बाहरेंद्र साय ने यहाँ पर एक कोषागार का निर्माण भी कराया था। किसका निर्माण कराया था? कोषागार का निर्माण भी करवाया। क्लियर? कोषागार का निर्माण भी कराया था। क्लियर? यहीं पर एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है जिसको बोलते हैं कोसगई माता मंदिर। क्या बोलते हैं? एक मंदिर है माँ शक्ति का, जिसको बोलते हैं कोसगई माता मंदिर। कोसगई माता मंदिर। क्लियर? और किस नदी के तट पर है? तो दिख गया आपको, हसदेव, याद रहेगा। छुरी कोस गई। आगे चलिए, छुरी कोस गई के बाद अब हम 149 नंबर सड़क से ही नीचे चलते हैं। 149 बी से जब नीचे चलेंगे तो मिलेगा कुदुरमाल। क्या मिलेगा? कुदुरमाल। तो कुदुरमाल को सबसे पहले पकड़ते हैं। कुदुरमाल ये भी आपका 149 बी मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्थल है, ठीक। कुदुरमाल जो है ये छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का सबसे पहला केंद्र था। मैंने आपको छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ पढ़ा दिया है। आपको कोड भी दिया था, CSKP, याद आ रहा है? KHUDGP, सी से बताया था आपको चूड़ामणि नाम साहेब या मुक्तामणि नाम साहेब, इन्हीं को कहते हैं। सी से वही चूड़ामणि नाम साहेब या मुक्तामणि नाम साहेब छत्तीसगढ़ में अपनी गुरुगद्दी की स्थापना कुदुरमाल में करी। इसके पहले गुरुगद्दी कहाँ थी? तो धनी धर्मदास जी के समय में बांधवगढ़ MP बताया था। और बांधवगढ़ MP से गद्दी को छत्तीसगढ़ में हस्तांतरित करने का श्रेय है
चूड़ामणि नाम साहेब या मुक्तामणि नाम साहेब, उन्होंने कुदुरमाल में गुरुगद्दी की स्थापना की। तो याद रखिएगा चूड़ामणि नाम साहेब, चूड़ामणि नाम साहेब या इन्हीं को बोलते हैं मुक्तामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब, ठीक है, मुक्तामणि नाम साहेब, इन्होंने क्या की थी, गुरुगद्दी की स्थापना, छत्तीसगढ़ में गुरुगद्दी की स्थापना, याद रहेगा। यहीं पर आपको याद रखना है शिवरात्रि के दौरान, शिवरात्रि के दौरान, ठीक है, शिवरात्रि के दौरान मतलब शिवरात्रि से पहले तो फागुन चतुर्दशी होता है ना, माघ फागुन, तो फागुन चतुर्दशी तक शिवरात्रि आ जाता है। शिवरात्रि के पूर्व यहाँ पर क्या लगता है, मेला भरता है, मेला भरता है, कबीर पंथियों का मेला भरता है, क्लियर, एक प्रमुख स्थल है। और किस नदी के तट पर है, हसदेव, कुदुरमाल। कुदुरमाल से आगे चलते हैं, कुदुरमाल के जैसे नीचे की तरफ जाएंगे आपका बरपाली तहसील है, नया तहसील बना है बरपाली। बरपाली तहसील के पास ही आपको पकड़ना है पहाड़ी क्षेत्र, और उस पहाड़ी का नाम है मड़वा रानी, और उसी पहाड़ी पर स्थित मंदिर को बोलते हैं मड़वा रानी मंदिर। मड़वा रानी मंदिर अगर बोलेगा, इधर सुन लीजिए, मड़वा रानी मंदिर अगर बोलेगा तो कोरबा जिला, और मड़वा रानी अगर प्रोजेक्ट, समझ आ रहा है, थर्मल प्रोजेक्ट, ताप विद्युत संयंत्र बोलेगा तो जांजगीर चांपा, दोनों में अंतर है। ये मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, मड़वा रानी मंदिर, मड़वा रानी मंदिर, ठीक है, मड़वा पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है, मड़वा रानी पहाड़ी पर, ठीक है, मंदिर हसदेव के तट पर। इसको लेकर के एक पौराणिक कथा है, इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा ये है, कथा सुना दूंगा, लिखूंगा नहीं पूरा क्योंकि लिखने में समय चले जाएगा। पौराणिक कथा ये है इस मंदिर को लेकर के कि इस मंदिर की स्थापना को लेकर के जन अनुश्रुति है, कहावतें हैं। कहावत ये है कि एक यहाँ पर मंडप का निर्माण किया गया था, शादी के मंडप का, और शादी के मंडप से एक कन्या, पूरा उसके ऊपर हल्दी का लेपन कर दिया गया था, और हल्दी के लेपन करने के बाद वो कन्या वो उस मंडप से निकल करके भाग जाती है, ठीक। वो हल्दी मंडप से जब वो निकलती है तो हल्दी जहां जहां जिन स्थानों पर गिरता है, ऐसा कहा जाता है, उनके शरीर से वो हल्दी टूट कूट करके या निकल करके उस पहाड़ी पर गिरा, और जिस पहाड़ी पर गिरा वही मड़वा रानी पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर गिरा उस हल्दी के प्रभाव के कारण उस क्षेत्र में पूरा का पूरा उस पहाड़ी का पूरा स्वरूप ही पीला हो गया था, ऐसा कहा जाता है। समझ आ रहा है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, ऐसा सत्य है नहीं है ये नहीं कह सकते, समझ आ रहा है। बाद में यहीं पर इसी क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिस मंदिर का नाम ही पड़ गया मड़वा रानी मंदिर, मड़वा रानी माता मंदिर, क्योंकि उनको शक्ति के स्वरूप से जोड़कर देखा गया। जिस कन्या ने विवाह को, जब विवाह के मंडप से जब उठी तो उनको शक्ति के स्वरूप में देखा गया, और बाद में उनकी उपासना या पूजा प्रारंभ हो गई, मड़वा रानी मंदिर। ये जनश्रुति है, अनुश्रुति, ठीक है। पौराणिक कथा पर मत जाइएगा, बस आपको पकड़ना है कि यहीं पर मंदिर का नाम है मड़वा रानी माता मंदिर, क्लियर। और चैत्र जो रामनवमी होगी, चैत्र जो रामनवमी होती है, या अभी कुआं, चैत्र और कुंवार में यहां पर क्या लगता है, मेला भरता है, मेला, क्लियर ना। और शक्ति का एक प्रमुख स्वरूप है मड़वा रानी माता मंदिर, ठीक है। यहीं पर आपको पकड़ना है कंकी, कंकी आपको पकड़ना है। रोड किस रोड पर है, तो 130A कंकी, पढ़ाया हूं ना अभी, कंकी, कंकी किस मार्ग पर है, तो आपको पकड़ना है 130A मार्ग पर स्थित है, बनेगा 130A मार्ग पर स्थित। यहां भी एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव की आराधना का केंद्र है ये, कंकी महादेव मंदिर, कंकी या कनकी कई जगह लिखा है, कनकी महादेव मंदिर, ठीक है। महाशिवरात्रि के दौरान यहां पर क्या लगता है, महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर मेला लगता है, महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये लगभग हमने जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं उनको हमने कवर कर लिया, मोटा मोटा, समझ आ रहा है। इसके साथ ही साथ नदियों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है कोरबा जिले से। तो नदी उद्गम की अगर हम बात करें तो नदियों में आपको 3 प्रमुख नदियों के नाम आपको याद रखने हैं जो इस क्षेत्र की हैं। एक का तो उद्गम आपको
कोरिया जिला, लेकिन प्रमुख नदी है इसलिए इसका वर्णन करना जरूरी है। हसदेव नदी, याद आ रहा है? हसदेव कोरबा जिले में प्रमुख रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। उद्गम कहाँ होता है हसदेव का? तो हसदेव का उद्गम होता है आपका कोरिया, मेंढा पहाड़ी क्षेत्र से, ठीक है, समझ आ रहा है? हसदेव की अगर हम कोरबा में सहायक नदियों की बात करें, कोरबा में जो नदियां, कोरबा जिले से जो सहायक नदियां इससे जुड़ती हैं, ठीक है, उसमें आपको बात करें तो एक तो आपका चोरनई, एक आपका अहिरन, कटघोरा इसी के तट पर है, याद आ रहा है? चोरनई, अहिरन, डोंड्रो रिवर नदी, याद रखिएगा, डोंड्रो रिवर, ये सब इसकी नदी हैं, प्रमुख नदी। अगर हम दूसरी नदी की बात करें तो दूसरा आपका है लीलागर नदी, या इसी का प्राचीन नाम है निडिला। क्या नाम है? निडिला। इसका उद्गम होता है कोरबा से और दीपका पठार वाले हिस्से से हमने देख भी लिया है, याद आ रहा है? और तीसरी प्रमुख नदी को आपको पकड़ना है बोरई। क्या पकड़ना है? बोरई, ये भी याद रखिएगा बोरई नदी के बारे में। ये 3 प्रमुख नदियां हो गई जो कोरबा जिले की। लगभग हमने राजनीतिक और हमने ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक हर एक चीज़ों को देख लिया। बस अब हमको थोड़ा सा इसकी भूगार्भिक संरचना जो हमारी स्टार्टिंग में बची हुई है, भूगार्भिक संरचना को देखते हैं कि यहाँ के यहाँ कौन सी कोल खदानें हैं और कौन कौन सी आपका बॉक्साइट की माइंस है, ठीक है। चल भूगार्भिक में देखते हैं। तो भूगार्भिक में सबसे पहले आपको भूगार्भिक संरचना की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी भूगार्भिक संरचना में आपको यहाँ दोनों प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। यानी यहाँ आपको एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलेंगी, समझ आ रहा है? एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलेंगी आप इस क्षेत्र में, और दूसरा आपको यहाँ पर दक्कन ट्रैप भी मिलेगा। दक्कन ट्रैप, गोंडवाना क्रम की दोनों चट्टानें मिलेंगी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो खनिज मिलेगा वो खनिज होगा हमारा कोल। क्या होगा? कोयला। और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से जो हमको खनिज मिलेगा वो खनिज होगा आपका बॉक्साइट। समझ गए यहाँ तक? तो दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति होगी, हमको बॉक्साइट भी मिल जाएगा और कोल भी मिलेगा। कोल की अगर हम बात करें कोल माइंस में, तो कोल माइंस में आपको प्रमुख रूप से आपको याद रखना है दीपका, जो हमारा तहसील वाला क्षेत्र है, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, याद आ रहा है? ये सब दीपका पठार का हिस्सा है। कुसमुंडा, मुकुंद घाट, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ठीक है, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, हसदेव अरण्य क्षेत्र। यहाँ अभी कोल माइंस को लेकर विवाद की स्थिति भी रही है। यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है, हसदेव अरण्य क्षेत्र विवाद का एक प्रमुख केंद्र है, ये यहीं पर है, समझ आ रहा है? तो ये सब उसके कोल खनिज हो गए। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में आपको पकड़ना है पुटका पहाड़, याद आ रहा है? इसी पुटका पहाड़ पर आपका छुरी कोस गई है। पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवनखेड़ा क्षेत्र, पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवनखेड़ा, याद रखेंगे? ये तीनों भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें इत्यादि और भी बहुत सारी माइंस है, जब हम खनिज कवर करेंगे तो वहाँ और देखेंगे। इतना भी अभी याद रखेंगे, पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवनखेड़ा, ये सब बॉक्साइट की माइंस, ठीक है। इतनी चीज़ें भी अगर आप याद करते हैं तो आपके कोरबा जिले से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा मोटा मोटा आप सभी को डील कर पाएंगे।